को 2-3 पॉइंट्स का डिस्कशन और करना है। एक पॉइंट हम शायद जहाँ तक था एक चीज बताना भूल गए थे, वो चीज का डिस्कशन भी करना है बेसिकली। एक काम करते हैं, रुको। ये बोला भी था तुम लोगों का, जब हम लोग जेड के थ्रू कंपैरिजन कर लेंगे रियल गैस और आइडियल गैस वाले पार्ट का, तो हम लोग आराम से वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑल्दो हम बस वो कंपैरिजन बता रहे हैं, एनसीईआरटी में उस चीज का ग्राफ भी दे रखा है, तो कंपैरिजन ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और क्योंकि हम लोग को कुछ चीज़ें मालूम पड़ चुकी है, तो हम लोग आराम से कंपैरिजन कर भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो जेड वर्सेस पी का ग्राफ था एक कोई भी नॉर्मल गैस के लिए, तो इस टाइप का ग्राफ हम लोग कंसिडर करके चल रहा है। तो अगर मान लो कि हम लोग लो प्रेशर जोन की बात करते हैं, तो लो प्रेशर जोन वाले पार्ट में जेड वाला पार्ट लेस देन 1 है। और जब हम लोग हाई प्रेशर जोन की बात करते हैं, तो हाई प्रेशर, हाँ आदित्य बोलो। अगर हम लोग हाई प्रेशर जोन, यस सर। ठीक है, हाई प्रेशर जोन की बात करते हैं तो जेड वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 होगा। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग सबसे एक बेसिक इक्वेशन डिफाइन किए थे तुम लोगों का, जेड वाला पार्ट वी रियल अपॉन वी आइडियल, मतलब मोलर वॉल्यूम के ही टर्म में चल रहा था, तो इस केस में वी एम रियल डिवाइडेड बाई वी एम आइडियल। अगर हम लोग इस चीज़ का कंसिडरेशन लेके चले, तो हम लोग के पास अगर लो प्रेशर जोन होगा, तो लो प्रेशर जोन में जेड वाला पार्ट लेस देन 1 होना चाहिए। अगर जेड वाला पार्ट लेस देन 1 होगा, इसका मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जो रियल वॉल्यूम वाला पार्ट है या आइडियल वॉल्यूम वाले पार्ट से थोड़ा कम निकल के आएगा। ये बोलने का एक नॉर्मल सा तरीका हो सकता है, तभी ये टोटल वैल्यू लेस देन 1 निकल के आ सकता है, पहला चीज़। और अगर मान लो हम लोग हाई प्रेशर जोन की बात करते हैं, तो अगर हाई प्रेशर जोन में जाएंगे, तब उस केस में हम लोगों का जो z वाला पार्ट है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर z वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब v रियल वाला पार्ट v आइडियल से बड़ा होना चाहिए। ये पार्ट हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ग्राफ था एनसीईआरटी में, और वो ग्राफ एक्चुअली हम बताना भूल गए थे। बोले भी थे कि इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर वाले पार्ट को। तो इस केस में जैसे हम लोग के पास जो ग्राफ होता है रियल गैस का और आइडियल गैस का, उसमें एक इस तरह का कंपैरिजन होता है पी वर्सेस वी में, जब हम लोग आइसोथर्म बनाते हैं। तो नॉर्मली कंफ्यूजन ये होता है कि ये ऊपर वाला ग्राफ रियल गैस है, मतलब मान लो इसको ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं। ये चीज़, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये रियल गैस है कि आइडियल गैस है, ये बार बार कंफ्यूजन होता है, हमको भी कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको हमेशा जेड के थ्रू रियल ही रिलेट, गैस मतलब पता नहीं, ठीक है होता है कंफ्यूजन, तो हम इसको याद सर, नहीं रियल करते। है ना? अरे रुक तो, शांत हो जा। होता होगा रियल गैस, हमको नहीं मालूम। हम इसको हमेशा जेड के थ्रू रिलेट कर लेते हैं कि अगर हम लोग हाई प्रेशर जोन में जाएंगे, जैसे इधर लो प्रेशर है, जीरो प्रेशर जोन है, जब यहाँ से हाई प्रेशर जोन में जाएंगे, तो हाई प्रेशर जोन में हम लोगों का जिसका वॉल्यूम कम आ रहा, जैसे यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, हाई प्रेशर जोन में रियल वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो हाई प्रेशर जोन में जिस कर्व का वैल्यू ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा, वो रियल वाला पार्ट होना चाहिए। तो चलो यहाँ से हम लोग का ये पार्ट रियल गैस के लिए निकल के आ गया। और जो दूसरा वाइट वाला पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग आराम से आइडियल गैस के लिए कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक रियल वर्सेस आइडियल गैस का कंपैरिजन होता है कि हम लोगों के हाई प्रेशर जोन में, मतलब ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। कट करने का मतलब है कि यहाँ पर रियल गैस वाला पार्ट आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा। तो इस केस में हम लोगों के हाई प्रेशर जोन में रियल गैस वाला ग्राफ ऊपर रहेगा, और लो प्रेशर जोन में रियल गैस वाला ग्राफ नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। इस एक चीज़ को हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं अगर हम लोग को रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस का बिहेवियर देखना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के कर्व में। तो एक ये भी पार्ट है जिसका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसको हम बिल्कुल शुरू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब हमको तो कोई एक्सप्लेनेशन करते वक्त दिक्कत नहीं होगा। हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, जेड ऐसा होता है तो उसके हिसाब से ये ग्राफ होगा। लेकिन अब इसीलिए जानबूझ के तुम लोगों के बैच में इसको अलग तरीके से पढ़ा है, इसको हम सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सबसे पहले जेड वाले पार्ट के हिसाब से कंपैरिजन बताए, और इसको हम याद करने का सजेशन नहीं देंगे। ऑल्दो ध्यान बस ये रखना है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में रियल वर्सेस आइडियल का भी बिहेवियर कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें ग्राफ में ऊपर कौन सा होगा नीचे कौन सा होगा याद नहीं रखना है, सीधा कंपेयर कर लेना, ताकि दिमाग में याद रखने की चीज़ें थोड़ी कम रहे। और एक ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखने लायक ग्राफ है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है। एक छोटा सा सवाल ट्राई करके देखो, बहुत ही यूनिक सवाल होता है जो हम हमेशा कराया करते हैं। कैलकुलेट जेड एट क्रिटिकल पॉइंट। कैलकुलेट जेड एट क्रिटिकल पॉइंट। 1 3/8 ये एग्जाम में लिए थे ना।
दे दिए थे क्या? टेस्ट में पता नहीं ये यार, आया था। आइडिया नहीं है हमको। हो सकता है शायद दिए डी होंगे। बाई एट। कैलकुलेट करके देख लो, जिन लोगों को नहीं आया वो कैलकुलेट करके देख लो। ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा उसमें, सवाल बहुत ही सिंपल सा है। आज ज्योत्सना बताएगी, अगर एग्जाम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योत्सना बताओ, क्रिटिकल पॉइंट पे जेड का वैल्यू कितना होगा? न्यूज़ न्यूज़ में तुम लोग एक चीज़ देखा रिसेंटली, अभी कल कल गूगल का न्यूज़ आया है कि वो लोग समर्स तक वर्क फ्रॉम होम कर दिया है सारे एम्प्लॉय को। सुना कभी न्यूज़ में ऐसा? गूगल में 2021 के जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम हो गया है। मतलब पता नहीं क्या होगा। और हो सकता है, हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो कि झारखंड का जो स्वास्थ्य मंत्री है, कौन है स्वास्थ्य मंत्री ज्योत्सना? नहीं पता। अरे बन्ना सुना, गुप्ता। बन्ना गुप्ता। तो एसएसटी का तैयारी कर रहा है अरविंद। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो बन्ना गुप्ता से हम, मेरा मीटिंग होने वाला है शायद से नेक्स्ट वीक। हम लोग डिस्कशन तो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट अगर मिल गया तो अच्छी बात है। एक कुछ आइडिया है बेसिकली हम लोगों का कि मतलब जो सामान है उसको सैनिटाइज करने का सिंपल सा एक तरीका, तो उसी चीज़ को लेकर के उससे एक मीटिंग है। क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन यूनिट तो शुरू नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प मिल जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। देख रहे हैं अगर मीटिंग हो पाया तो नेक्स्ट वीक हम लोग का मीटिंग रहेगा। क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि अब लंबा चलेगा, तो जब लंबा चल रहा है तो कुछ कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब बायोटेक से रिलेटेड है, उसी से डिस्कशन हो रहा था इन सब चीज़ों का। और हमको शायद लगता है कि इस चीज़ का हेल्प मिल रहा है, जो हम रिसर्च का आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा हम लोग को। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। हाँ भाई बताओ जसना, जेड का वैल्यू कितना होगा? जेड का फॉर्मूला क्या होता है जसना? पीवी अपॉन एनआरटी। पीवी अपॉन एनआरटी नहीं लिखो उसको, पीवीएम अपॉन आरटी लिखा करो, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट पे पी क्या होता है? पीसी। वी क्या होता है? वीसी। आर वाला पार्ट तो आर ही है, टी वाला पार्ट टीसी। पीसी का फॉर्मूला कितना बताया था लास्ट क्लास में? सर वी एम को वी सी ए लिख बाई सकते हैं। 27। हाँ, वो नीचे हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में ही काम कर रहे थे, वहाँ पे जो ग्राफ था उसमें पी वर्सेस मोलर वॉल्यूम के टर्म में काम कर रहे थे, तो इसलिए कर सकते हैं। पीसी का वैल्यू क्या था? ए अपॉन 27 ए बी अपॉन स्क्वायर। 27 बी स्क्वायर। वीसी का वैल्यू था 3v के बराबर, आर तो आर के बराबर होगा, और टीसी का वैल्यू था 8a/27 RB। तो इस केस में 27 कैंसिल आउट हो गया, ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बी वाला पार्ट यहाँ से स्क्वायर में कैंसिल आउट हो गया, उसके अलावा आर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ से वैल्यू 3/8। तो जो z का वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट पे 1 के बराबर नहीं होता, 3/8 के बराबर होता है। वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका ध्यान रखना। क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग आराम से z का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, बाकी इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हम लोग को दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करना है। उन छोटे छोटे टॉपिक्स के डिस्कशन में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है, एक छोटा सा इक्वेशन है जिसको हम लोग विरियल इक्वेशन बोलते हैं। तो विरियल इक्वेशन फॉर रियल गैस, बेसिकली इसमें तुम लोगों को डेरिवेशन के पार्ट से रिलेटेड एक छोटा सा कंक्लूजन याद रखना है। वो कंक्लूजन क्या होता है, डेरिवेशन मेरे हिसाब से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग जो वांडर वाली इक्वेशन है, तो उस वांडर वाले इक्वेशन को मैनिपुलेट करके जेड का एक्सप्रेशन लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। तो सिमिलर टाइप से जैसे जो वेरियल इक्वेशन है ये इसी चीज़ को रिलेट करता है कि हम लोग एक गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरियल इक्वेशन के हिसाब से लिखने का ये तरीका होता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम क्यूब
ये लिखने का एक तरीका है, मतलब एक इक्वेशन है जो इस तरीके से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे बी वाले पार्ट को सेकंड वेरियल कोफिशिएंट बोला जाता है, सी वाले पार्ट को थर्ड वेरियल कोफिशिएंट बोला जाता है, डी वाले पार्ट को फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट बोला जाता है। मतलब ये लिखने का एक तरीका होता है सिंपल सा। अब यहाँ पे सवाल बेसिकली जैसे कभी बहुत पहले जेई एडवांस में डेरिवेशन आया था कि वेरियल इक्वेशन में जो सॉरी सेकंड वेरियल कोफिशिएंट और थर्ड वेरियल कोफिशिएंट है इस चीज़ को कैलकुलेट करो। तो जब सब्जेक्टिव सवाल था तो उस टाइम पे डेरिवेशन पूरा करना था, बट अब डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, अब इसके एप्लीकेशन का पार्ट है। तो डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वाला पार्ट अपने को ध्यान रखना होगा। तो रिजल्ट वाले पार्ट पे हम लोग कैसे आ सकते हैं उस चीज़ का हम लोग छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग तो अगर बीसीडी से क्यों शुरू करते हैं, एबीसी क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो पहला पार्ट है इसमें ए वाले पार्ट को इंक्लूड करता हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ जो ए वाला पार्ट वो पहले इक्वेशन में है बट वहाँ से वो हट गया है, तो इसीलिए सेकंड यहाँ पे वर्ड यूज सब्जेक्ट के करना। बाद इक्वल टू वीएम। क्या क्या? हाँ हेलो, बोल सकते हैं ए वाला पार्ट इज इक्वल टू वी एम। इक्वल टू वीएम। हाँ वहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वाला पार्ट जो वी एम के बराबर है, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए यहाँ जेड पे के हम बाद क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? जेड के बाद क्या लिखेंगे? जेड के बाद क्या लिखेंगे? जेड देखो के BCD है, चलते जाएगा Z तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ वही चीज हम सोच रहे हैं, तो पता पता नहीं क्या लिखेंगे। चलो बी डैश सी डैश डी डैश, वैसे उसकी जरूरत उसके बाद नहीं डबल डैश। डैश बी डैश। है। चलो ठीक है B1 B2 कर देंगे, ठीक है चलेगा। उसके बाद B1 C1 D1, फिर उसके बाद, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उस चीज का डिस्कशन करते हैं। जैसे उसका मतलब तुमको समझ में आएगा। वैसे आज तक ऐसा कोई सवाल तो हमसे नहीं पूछा कि जेड के बाद क्या लिखेंगे, लेकिन हाँ ये है कि जैसे हम लोग जब मैथमेटिकल सीरीज में जब इनफाइनाइट एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन का मतलब हम लोग मान के चलते कि इस टर्म के बाद इस तरह की चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। हम लोगों को यहाँ पे उसी टाइप का एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाला पार्ट कंसिडर करना होता है। तो जब हम लोग इनफाइनाइट एक्सपेंशन में जा रहे हैं तो जेड तक भी चीजें जाएंगी कि नहीं जाएंगी, या फिर वहां तक जाते चीजें नेग्लिजिबल हो जाएंगी, किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कंसिडर किया जाता है। और ये जो पार्ट है इसको रिलेट भी करने का तरीका यही होता है। जैसे मान लो कि हम लोग का वंडर वाला इक्वेशन है P + A / VM स्क्वायर, दूसरा VM - B इज इक्वल टू RT। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले VM - B को उठा करके दूसरे साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा P + A / VM स्क्वायर, और सामने वाले पार्ट में RT डिवाइडेड बाई VM - B। उसके बाद हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से A/VM स्क्वायर को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू, इस तरह का हम लोग एक्सप्रेशन एक जगह डिफाइन किए थे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन डिफाइन किए थे, एक मैनिपुलेशन करते वक्त जहाँ पे V के ऊपर बार दे रखा था, यस तो सर। VM वाले पार्ट को ऑलमोस्ट इस टाइप का एक्सप्रेशन था। अब हम लोगों को जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लाना है Z, और Z का एक्सप्रेशन क्या होता है PVM/RT, और हम लोग के पास एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे P वाला पार्ट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग PVM मतलब VM से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और RT से डिवाइड कर सकते हैं। तो अपना जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे RT से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और VM से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे VM वाला पार्ट आएगा, VM/VM - B। और सामने वाले पार्ट में VM मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का एक VM कैंसिल आउट होगा, बचेगा A/RT VM। अब यहाँ से एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर दो काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, इस एक्सप्रेशन से VM को कॉमन ले लेते हैं इस नीचे वाले एक्सप्रेशन से। तो अगर VM को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - B/VM। तो हम लोग यहाँ से अगर VM को कॉमन लेकर के नीचे लेके चले गए, तो अपना एक्सप्रेशन वाला पार्ट सामने तो Z हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन Z इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई VM इंटू 1 - B/VM, और उसके अलावा A/RT VM आ गया। तो एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 - B/VM डिवाइडेड में है, मतलब 1/1 - B/VM। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - B/VM पर पावर -1 - A/RT VM आएगा। और मैथमेटिशियन लोग बताइए आप लोग कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखा है कहीं पे? हाँ सर वो देखे वाली हैं।
इस पर पावर 1, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस ये नहीं पढ़े। प्लस के एक्स का पावर 2 प्लस के एक्स का पावर 3 के एक्स है के बाई एक्स? के बाई एक्स मतलब वही 1 प्लस के बाई एक्स, के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, के क्यूब बाई एक्स क्यूब। ये चीज़ का ध्यान रखना। जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट डिस्कस करते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सपेंशन का इस तरह का बहुत सारा पार्ट याद रखना होता है। तो 1 माइनस के अपॉन एक्स पर पावर -1, इसका एक्सपेंशन अगर करेंगे तो 1 प्लस के बाई एक्स प्लस के स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस के क्यूब बाई एक्स क्यूब, इस टाइप से हम लोग इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। तो 1 माइनस बी बाई वी। बाइनोमियल थ्योरम में भी है। हाँ वही बाइनोमियल। तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है, उसमें रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम में जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने का एक तरीका होता है। ये चीज़ जैसे जब हम कोटा में पढ़ते थे तो मेरे पास मैथ्स का बुक था, वही एक बुक मेरे लाइफ में थोड़ा अच्छा लगा हमको, हॉल एंड नाइट, जिसमें थ्योरी दे रखा था, मैथ्स एक थ्योरी के जैसा दे रखा था। बाकी जगह केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखा होता है, हर जगह न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आता है, बट थ्योरी का कोई बुक नहीं। इस बुक में थ्योरी दे रखा है, इसमें बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए शायद मेरा वो सब टॉपिक अच्छा हुआ। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट टाइप का टॉपिक है, बट मेरा अच्छा था क्योंकि जब मैं बुक को पढ़े थे उसमें जैसे वो सारी चीज़ें बहुत सिंपल मतलब लैंग्वेज में दे रखे थे। एक लैंग्वेज में कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर होता है उस टाइप का दे रखा था। तो उसमें होता है कोफिशिएंट वाला पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट निकालने वाला पार्ट तो जैसे क्लास में सर बता रहे थे तो एक स्टैंडर्ड मेथड से बताते जो हर जगह दिखता है। तो क्लास में हम उनको बोले कि सर ऐसा मेथड से नहीं बना सकते क्या? तो उसके बदले में हमको ए दास गुप्ता बुक मिल गया था फ्री में कि चलो ठीक है, बहुत नया टाइप का मेथड मिला है हमको अपने पूरे 13 साल के कैरियर में, एकदम नया मेथड है ये। नया मेथड कुछ नहीं था, हमको नया मेथड नहीं बताया था, हम तो बुक से पढ़ करके बता दिए थे, बट हमको उसके बदले एक बुक मिल गया था। तो वो चीज़ एक बुक के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, मज़ा आएगा उस बुक में। मतलब काम की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, उस तरह के उसमें एक्चुअल में सीरीज करके दे रखा है टॉपिक, जिसमें कुछ भी दे रखा है। मतलब तुम्हारे जेई का सिलेबस नहीं हो, मतलब एक अलजेब्रा का बुक है हॉल एंड नाइट, उसमें बहुत मज़ेदार टाइप का अलजेब्रा का सब कुछ थ्योरी दे रखा है। हमको तो बुक पढ़ने में मज़ा आता है, शायद यहाँ पे बुक पढ़ा हुआ भी है, हमको बुक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है मैथ्स का। जो मेरा थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा रहा था अलजेब्रा में, वो उसी बुक की वजह से रहा था, अदरवाइज पता नहीं क्या होता है मेरा मैथ्स। खैर, तो जैसे 1 माइनस के बाई एक्स पर पावर -1 अगर है, तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे 1 माइनस के बाई एक्स पर पावर -1, बस यहाँ पे एक्स वाला पार्ट वीएम के फॉर्मेट में दे रखा और के वाला पार्ट कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे बी वाला पार्ट कांस्टेंट है। तो हम लोग वैसा ही एक्सपेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब। इस टाइप का हम लोग एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। और उसके अलावा माइनस साइन में ए अपॉन आर टी वी एम मिल रहा था, तो यहाँ पे ए अपॉन आर टी वी एम आराम से पुटअप कर सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। तो जैसे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बी बाई वी एम है और यहाँ भी वी एम है नीचे, तो यहाँ से वी एम वाले पार्ट को कॉमन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन वी एम अगर कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा बी, और उधर माइनस साइन दिख रहा है हमको, तो माइनस ए अपॉन आर टी। और ये एक्सप्रेशन इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसका जस्ट अगला टॉपिक जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है, उस चीज़ का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब, इस टाइप का पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये एक एक्सप्रेशन दे रखा और अपना जो विरियल इक्वेशन वाला पार्ट दे रखा था सबसे ऊपर में, अगर इन दोनों पार्ट को हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो यहाँ से एक काम किया जा सकता है, एक मिनट। हाँ, अगर इन दोनों को हम लोग रिलेट करना शुरू करें तो रिलेट करके आराम से देख सकते हैं कि 1 तो 1 था z वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन वी एम, यहाँ पे वी एम, तो जो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट b वाला पार्ट है उस b के सामने यहाँ पे स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी निकल के आ गया। जहाँ पे वी एम स्क्वायर है वहाँ पे बी स्क्वायर है, जहाँ वी एम क्यूब है वहाँ पे बी क्यूब है। तो जैसे z जो है वो अगर कुछ भी हो, मान लो कि वहाँ पे ए बी सी डी से लेकर के हम लोग, सॉरी बी सी डी से लेकर जेड तक लेके जाए, और जेड के आगे कुछ भी लेटर होगा, होना ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी पावर 3, बी पावर 4, बी पावर 5, इस टाइप का एक्सपेंशन आएगा। तो इसीलिए वो जेड हो या कोई और डिजिट हो या कोई और नंबर डाल दो, अल्फ़ा बीटा गामा डाल दो, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। कुछ भी लेटर यूज़ कर लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, हम लोग सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करा सकते हैं उसमें। तो जो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है उसका वैल्यू हो गया b माइनस ए अपॉन आर टी, ये पार्ट याद रखना होगा।
सीधा सवाल ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेकंड वेरियल कोफिशिएंट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। तो एक ये पार्ट याद रखना। ऑल्दो एक चीज़ है, जैसे इन केस अगर भूल गए या डेरिवेशन भूल गए, याद नहीं है, तो उस केस में बॉयल्स टेम्परेचर तो तुमको याद रखना ही रखना है। बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू सीधा पूछा जाता है, तो अगर वो वैल्यू याद रखना होगा तो उसमें हम लोग सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट या को यूज़ भी किया करते हैं। तो इस केस में बी वाला पार्ट याद रखना है। उसके अलावा थर्ड वेरियल कोफिशिएंट वाला पार्ट वी एम स्क्वायर होगा, फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट वाला पार्ट वी एम क्यूब होगा। तो इसके आगे के वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को हम लोग वेरियल इक्वेशन बोला करते हैं। मतलब सर हम बी लोग स्क्वायर बी क्यूब होगा ना? कौन सा बी स्क्वायर बी क्यूब, सी और डी का वैल्यू। सी और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर और सॉरी 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 हाँ, बी स्क्वायर और यहाँ वाले पार्ट में बी क्यूब। तो इस केस में जैसे इसके आगे कोफिशिएंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस केस में पहला सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, थर्ड फोर्थ अपना आराम से रिलेट करते चले जा सकते हैं। तो मेनली ये पार्ट याद रखना होगा, बी माइनस ए अपॉन आर टी, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट वाला पार्ट, जिसको हम लोग को यूज़ करना होता है बॉयल्स टेम्परेचर में भी। और वही चीज़ है, जैसे वेरियल इक्वेशन तो याद रखना होगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी एम सी अपॉन वी एम स्क्वायर। अगर ये डेरिवेशन भूल गए तो बॉयल्स टेम्परेचर से सेकंड वेरियल कोफिशिएंट वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया करना, उसमें कोई तकलीफ नहीं होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक होता है वेरियल इक्वेशन, मतलब एक रियल गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एक रियल गैस का आइडियल गैस से बिहेवियर कंपेयर करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। और भी 2-3 इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक इक्वेशन है सिंगेज में दे रखा है, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है, हम बहुत साल पहले देखे थे। एक इक्वेशन और है, अगर तुम लोगों के पास सिंगेज बुक होगा फिजिकल केमिस्ट्री का तो देख सकते हैं, नहीं होगा तो वर्थलेस है, काम का नहीं है। जैसे वॉन्डर वाली इक्वेशन है, वेरियल इक्वेशन है, उसी टाइप से और भी एक इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने रियल गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो अपने काम का नहीं है, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट वाले पार्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये सब टर्म्स डिस्कस करने होते हैं बॉयल्स टेम्परेचर वाला पार्ट। और बॉयल्स टेम्परेचर वाले पार्ट को हम लोग कैपिटल टी स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसको बॉयल्स लॉ से रिलेशन नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसमें ऐसा मेंशन करते हैं हम लोग कि जैसे बॉयल्स टेम्परेचर में बोलने का तरीका होता है कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम लोग ज़ीरो प्रेशर से एक कंसिडरेबल प्रेशर रेंज में जाएं, मतलब ज़ीरो प्रेशर से छोटा बहुत प्रेशर को बढ़ाना शुरू करें, तब उस केस में एक रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है और उसको ग्राफिकली डिनोट करना ज़्यादा ईजी होता है। मतलब जैसे अगर मान लो हम लोग जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाते हैं, तो बॉयल्स टेम्परेचर को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो z इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट ज़ीरो प्रेशर से छोटे से प्रेशर जोन में हम लोग का जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ से आगे जाने के बाद हम लोग का जो गैस वाला पार्ट है वो आराम से ऊपर जैसा नॉर्मल बिहेवियर शो करता है उस टाइप का बिहेवियर शो करना शुरू करेगा। तो ये जो ज़ीरो प्रेशर से छोटा सा प्रेशर रेंज है, इस पार्टिकुलर प्रेशर रेंज में रियल गैस वाला पार्ट बॉयल्स टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर का अगर वैल्यू निकालना है तो उस केस में हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग का जो लो प्रेशर जोन है, इस लो प्रेशर जोन में जहाँ पे बहुत ही छोटा प्रेशर है, उस लो प्रेशर जोन वाले पार्ट में हम लोग को आइडियल गैस बिहेवियर चाहिए, मतलब z इज इक्वल टू 1 चाहिए बेसिकली। तो एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, अगर लो प्रेशर जोन होगा मतलब मोलर वॉल्यूम हाई होगा। तो अगर मोलर वॉल्यूम हाई होगा तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, मतलब सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट तक वाला पार्ट, इन पूरे एक्सप्रेशन को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोग को z इज इक्वल टू 1 चाहिए बेसिकली आइडियल गैस के लिए। अगर z इज इक्वल टू 1 चाहिए इसका मतलब ये सारा का सारा पार्ट जीरो होना चाहिए। तो एक चीज़ तो बोल सकते हैं हम लोग, जैसे c वाला पार्ट जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, बी और डी वाला पार्ट बी क्यूब के बराबर है। बी का पार्ट ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो और छोटा वैल्यू होगा, और साथ ही साथ नीचे मोलर वॉल्यूम बड़ा भी है और उसको हम लोग इंक्रीज भी करते जा रहे हैं। तो इस केस में अगर हम लोग ये टर्म की बात करें सी अपॉन वी एम स्क्वायर डी अपॉन वी एम क्यूब, तो इन सब टर्म्स को हम लोग आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, कि अगर हम लोग को बॉयल्स टेम्परेचर पे कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग ये कंसिडरेशन कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में हम लोग के पास एट बॉयल्स टेम्परेचर ये जो टर्म है सी और डी या इसके आगे का पूरा टर्म, ये पूरे के पूरे टर्म को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर ले सकते हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपने को करना क्या है, तो बाकी एक्सप्रेशन में
हम लोगों को केवल z इज इक्वल टू 1 निकालना है आइडियल गैस बिहेवियर के लिए। इसका मतलब अगर z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि हम लोग को b बाई वी एम वाले पार्ट को जीरो करना होगा। आइदर वी एम इनफाइनाइट हो जाए जो कि नॉर्मली हो नहीं सकता, या फिर b जीरो हो जाए। तो अगर b वाला पार्ट जीरो करेंगे इसका मतलब अभी ऊपर एक्सप्रेशन निकाला था b माइनस ए अपॉन आर टी, और बॉयल्स टेम्परेचर वाला पार्ट है तो टीबी से डिनोट कर दिया। ये पूरा का पूरा टर्म आराम से जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। यहाँ से टीबी कितना आएगा? RB by A। आर बी बाई ए। आर आर ऊपर नहीं आएगा, सर, A ये by आना, B यार। ए बाई आर बी आना चाहिए। हाँ, ए अपॉन आर बी। ये एक वैल्यू थोड़ा याद रखना होगा कि बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, ए अपॉन आर बी। ए वाला पार्ट हम लोग गैस के लिए निकाल सकते हैं, बी वाला पार्ट आराम से गैस के लिए निकाल सकते हैं। जो भी गैस दे रखा उसके हिसाब से अलग अलग हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इन केस अगर इस चीज़ को भूल गए तो कंपैरिजन करते वक्त थोड़ा बहुत कंसिडरेशन ले सकते हैं कि हम लोग का जो वैल्यू था वो ए अपॉन आर बी कहाँ से आया था। तो ए अपॉन आर बी के लिए हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में था, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे। तो एक ये चीज़ ध्यान रखना है कि वेरियल इक्वेशन में सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या था। डेरिवेशन याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो याद रखना पड़ेगा। और बॉयल्स टेम्परेचर होता है क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। लो प्रेशर जोन से अगर हम लोग कंसिडरेशन ले तो एक छोटे से प्रेशर रेंज में बॉयल्स टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस वाला पार्ट आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है, मतलब z इज इक्वल टू 1 शो करता है। और वो टेम्परेचर हर एक गैसेस के लिए अलग अलग होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो a अपॉन आर बी से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये पार्ट जो थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म और है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट। और नॉर्मली हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये चीज़ वैसे ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज़ को हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि अगर हम लोग का एक अंदर गैस है और कंप्रेस्ड है, जैसे चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा महंगा पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, 100 रुपये 150 रुपये महंगा पड़ेगा, बट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो डीओ है, डीओ का जो डब्बा होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस कंप्रेस करके डाले हुए होते हैं। इसलिए जैसे हम लोग डीओ का जो ऊपर वाला बटन होता है दबाते हैं तो गैस बाहर निकलना शुरू होता है। तो अगर हम लोग उसके गैस को, मतलब उसके ऊपर वाले बटन को दबा के रखें कुछ देर तक, और उसमें बर्तन, मतलब जो उसका डब्बा होता है उसको छू के देखना, अगर वो मेटेलिक हुआ तो तुमको फील होगा कि पूरा डब्बा ठंडा हो रखा है हल्का। तो अगर हम लोग एक कंप्रेस्ड गैस को, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग के पास कंप्रेस्ड गैस पड़ा हुआ है, अगर हम लोग उस कंप्रेस्ड गैस वाले पार्ट को एक छोटे से ओरिफाइस से इफ्यूज़ कराते हैं बहुत तेज़ी से, तो उस केस में जो अंदर का सिस्टम है वो कूल होना शुरू होता है, या फिर जो गैस है वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में जैसे नॉर्मली ये बोला जाता है, ये भी एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है कि हम लोग का एक टर्म होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा, ऑल्दो इसका वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर से रिलेटेड ही ऑलमोस्ट। इस टेम्परेचर को अगर कंसिडर करें हम लोग, जिसको टी आई से डिनोट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इस टेम्परेचर के बिलो होंगे तब उस केस में कूलिंग होगा। बट अगर इस टेम्परेचर के ऊपर चले जाएंगे तो कूलिंग के जगह पे हीटिंग होना शुरू हो जाता है। तो एक ये पार्ट भी ध्यान रखना है जूल थॉमसन इफेक्ट में कि एक सर्टेन टेम्परेचर होता है हर एक गैसेस के लिए, जिस चीज़ को हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, जो बॉयल्स टेम्परेचर से जस्ट डबल होता है, ए अपॉन आर बी का जस्ट डबल, 2 अपॉन आर बी। अगर हम लोग एक गैस वाले पार्ट को कंप्रेस करके इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रखे हैं और उसके बाद हम लोग उसको एक छोटे से ओरिफाइस से इफ्यूज़ करा रहे हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा जो गैस का सिस्टम है उसका टेम्परेचर घटना शुरू होगा, मतलब बेसिकली कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ऊपर चले जाए तो उस केस में कूलिंग के बजाय हीटिंग होना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न तुम लोगों को फिजिक्स में मालूम पड़ेगा, एक्सपेंशन के टाइम पे हीटिंग क्यों हो गया, और नॉर्मली एक्सपेंशन के टाइम पे जो कूलिंग होता है वो केमिस्ट्री में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है, इसको तो तुम तो लोग को याद काइनेटिक रखना। एनर्जी से रिलेट करेंगे क्या इस चीज को? काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों से रिलेट करेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में इस चीज़ का डिस्कशन हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा तुम लोग को इस चीज़ के बारे में। तो ये 3 पार्ट याद रखना होगा, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू, दूसरा बॉयल्स टेम्परेचर, और तीसरा इन्वर्जन टेम्परेचर। ये तीनों का वैल्यू ध्यान रखो, और बेसिक फंडा क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, और अदरवाइज सवाल डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। और इन सब चीज़ों के बाद कौन सा टॉपिक बच गया? हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और तुम लोग का बच गया है। इस चीज़ को हम लोग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं।
वैसे ऑल्दो जैसे एक चीज़ है, ये लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट हमको ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आया इस लॉ का। जैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मेरे हिसाब से सबको याद होगा। किसी को मतलब मालूम है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक्चुअल में यूज़ क्या है? किसी को भी मालूम पड़ा अभी तक? हम मालूम भी नहीं पड़ा और पता करने की कोशिश भी नहीं किया है। बट तुम में से किसी को आइडिया लगा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है उसका यूज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आता है, उसका एप्लीकेशन में दिखाई देता है। बट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन क्या है? तुम 6 लोगों में से किसी को भी आइडिया है कुछ भी? तो एक्सपेरिमेंट्स किया क्या था, रिजल्ट आया तो लॉ बन गया। अरे नहीं, तो जैसे लॉ बन तो गया बट लॉ बनाने का सिग्निफिकेंस भी तो बन, जैसे बॉयल्स लॉ है तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका प्लॉटिंग किया गया, तो अब उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट की जगह पे थियोरेटिकली बोल दिया करते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। बट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का यूज क्या है उस लॉ का? कुछ भी चीज का फालतू में क्या है तो थ्योरी में एनसीईआरटी में डाल दिया है, क्या सर यूज क्या है? कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस अगर हम लोग को चेक करना है तो कर 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 सकते हैं। सकते हैं क्या उससे? तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कैसे चेक करेंगे? हम कभी इस सर डायरेक्शन में जैसे हम सोचे नहीं है, हम तुम लोगों से बस ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये इस बार 11th में कोई पूछा था कि सर इसका यूज़ क्या है, लेकिन हम कभी सोचे नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं किया। कैसे कर सकते हो उसको यूज़? सर वही होता है ना कि रेशियो आना चाहिए, कुछ सिंपल रेशियो। तो अगर दो कंपाउंड को चेक कर रहे हैं और एक इमेजिनरी कंपाउंड लेके रखे हैं, अगर वो हाँ, इमेजिनरी कंपाउंड सिंपल रेशियो दे रहा है तो हो सकता है एग्जिस्ट करेगा, नहीं दे रहा है तो हो सकता है नहीं करेगा। सिंपल रेशियो तो हम लोग उल्टा करके भी निकाल ही लेते थे एक्चुअल में। और सिंपल रेशियो तो था भी नहीं वहाँ पे। ऐसा तो नहीं था कि सिंपल रेशियो था कि एक एलिमेंट मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों का जो मास रेशियो है आइदर यही रेशियो दूसरे वाले में आएगा या फिर उसी का कोई सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब है कि उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टाइप का कुछ पार्ट आएगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ कंसिडरेशन आ रहा था। तो वो तो कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। अगर एक एलिमेंट दूसरे से कंबाइन किया, एक एलिमेंट तीसरे से कंबाइन किया, दूसरा एलिमेंट तीसरे से कंबाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है क्योंकि हम लोग एटॉमिक रेशियो तो फिक्स ही रखे हैं। बेसिकली जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो एटॉमिक रेशियो ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एटॉमिक रेशियो, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो वही एटॉमिक रेशियो, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी एटॉमिक रेशियो ही है वो बेसिकली। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी वही चीज़ है, हमको ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता। सिमिलर टाइप से जैसे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जो है, इसका सिग्निफिकेंस हमको नहीं मालूम पड़ता। इसका लॉ बड़ा घटिया टाइप का होगा। हम लॉ अब पे अभी नहीं आएंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मेंशन करेंगे। वो जो टर्म होता है उसका सिग्निफिकेंस है, जैसे इसके अंदर हम लोग 2-3 टर्म्स मेंशन करते हैं। जैसे क्रिटिकल प्रेशर है तो सिमिलर टाइप से रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम, इस तरह का एक टर्म हम लोग डिस्कस किया करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस है, एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जब मेंशन करेंगे तो तुमको सुनकर के लगेगा कि मतलब बनाया क्यों उस लॉ को, हमको उसका सिग्निफिकेंस नहीं मालूम। होता हुआ कुछ बट हमको मालूम भी नहीं है और हम मालूम करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, सिंपल सी बात यह है। बट इसमें जैसे हम लोग एक छोटा सा पार्ट मेंशन करते हैं जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट बोलते हैं, और इस चीज़ का थोड़ा सिग्निफिकेंस है। जैसे मतलब जैसे हम लोग गैसेस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वान डेर वाल इक्वेशन के जैसा ही हम लोग एक और भी इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। और उस इक्वेशन में बस हम लोग कुछ करना नहीं है, वान डेर वाल इक्वेशन वाले पार्ट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उसको दूसरे फॉर्मेट में डालना है। और जब दूसरे फॉर्मेट में डालेंगे तो तुमको एक चीज़ दिखेगा कि वहाँ पे वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी ये किसी काम का नहीं है, करके देखते हैं। बट उससे पहले जैसे ये रिड्यूस स्टेट है, इसमें होता क्या है, तो ऐसा बोला जाता है जैसे क्रिटिकल पॉइंट है तो प्रेशर को पीसी से डिनोट कर दिए, तो सिमिलर टाइप से एट रिड्यूस स्टेट बस ये लिखा जाता है रिड्यूस्ड प्रेशर इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी। मतलब जो भी प्रेशर होगा उसके डिविडेड उस गैस के लिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका प्रेशर वाला पार्ट, तो किसी भी प्रेशर पे जाओ उस प्रेशर को उस गैस के क्रिटिकल पॉइंट वाले पार्ट से डिवाइड करो। सिमिलर टाइप से वी सी सॉरी वी आर मतलब रिड्यूस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वी अपॉन वी सी लिख सकते हैं।
और रिड्यूस टेम्परेचर वाले पार्ट को T अपॉन TC लिख सकते हैं। मतलब किसी भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे जाओ, उसको हम लोग रिड्यूस प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए उसके क्रिटिकल प्रेशर से, रिड्यूस वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम से, टेम्परेचर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर से आराम से डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग अपना ये वैल्यू लेके चले P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, और हम लोग क्योंकि रिड्यूस स्टेट पे बात कर रहे हैं, तो रिड्यूस स्टेट पे जो प्रेशर वाला पार्ट होगा, इस चीज़ को हम लोग आराम से पी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। जो वॉल्यूम वाला पार्ट होगा रिड्यूस्ड वॉल्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर वाले पार्ट को रिड्यूस्ड टेम्परेचर आराम से बोल सकते हैं। तो अपने एक्सप्रेशन में अगर हम लोग इन तीनों चीज़ों से रिप्लेसमेंट करें, P अपॉन पी सी, वी अपॉन वी सी, टी अपॉन टी सी, तो इन तीनों चीज़ों के रिप्लेसमेंट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P रिड्यूस्ड प्लस ए बाई वी रिड्यूस्ड का होल स्क्वायर, दूसरा वी रिड्यूस्ड माइनस बी, और यहाँ वाले पार्ट में आर इंटू टी रिड्यूस्ड आराम से लिखा जा सकता है। तो अब एक चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेट करके तुम लोगों को देखना होगा कि जो रिड्यूस प्रेशर है, अगर इसके जगह पे हम लोग ये एक्सप्रेशन डालें P अपॉन पी सी, V रिड्यूस्ड के जगह पे V अपॉन वी सी और T के जगह पे T अपॉन टी सी, तो इस केस में अगर हम लोग पी सी का वैल्यू A अपॉन 27 बी स्क्वायर डाल दें, वी सी का वैल्यू अगर 3B के बराबर डाल दे, और टी सी का वैल्यू 8A अपॉन 27 आर बी के बराबर डाले, तो इन सब पी आर, वी आर और टी आर के पार्ट में जब इन सब चीज़ों को पुटअप करेंगे और पी सी, वी सी, टी सी में इन वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देखो अपने कॉपी में कि एक्सप्रेशन किस टाइप का निकल के आ रहा है। फटाफट कैलकुलेट करो, पहले एक्सप्रेशन नोट कर लो अपने कॉपी में, फिर वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखो, हम भी तुम्हारे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर। नाइन ए बी स्क्वायर बनेगी। सर और कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखो। ए बाई वी स्क्वायर वी अपॉन वी सी 3B स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर वाला पार्ट बाहर निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा अपने पास 27, 9 भी उसमें से बाहर निकाला जा ही सकता है, चलो ठीक है। इस केस में 27 P बाई ए, और इसको जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी स्क्वायर, उसके अलावा हम लोगों के पास 9A स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ए वी स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद वाले एक्सप्रेशन में हम लोग v माइनस 9B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3B लिख सकते हैं,
और इसके अलावा सामने r इंटू टी इंटू 27 आर बी डिवाइडेड बाई 8a कर सकते हैं। तो एक b यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सो दूसरा b माइनस 3b स्क्वायर होगा कहाँ पे सेकंड टर्म में। v बाई 3b स्क्वायर, नीचे उसके जस्ट नीचे सॉरी यहाँ पे -3b। -3b स्क्वायर, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद b वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, दूसरा b वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हुआ, बचेगा यहाँ पे 27। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि सो a और a कटेगा। ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा दिया। बाकी कुछ बच रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन में बच रहा है 9 27। कॉमन निकाल लीजिए। 9 कॉमन निकालेंगे तो चलो 27 कॉमन निकाल लेते, ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। 27 कॉमन निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। अगर 27 बी स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो इस केस में बचता अपने पास p बाई ए प्लस यहाँ वाले पार्ट में a बाई 3v स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा v बाई 3b माइनस b इज इक्वल टू 27 इंटू आर टी इंटू बी डिवाइडेड बाई 8a। 27 वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर वाले पार्ट का ये भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता अगर यहाँ पे हम लोग -3b स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 3b वाला पार्ट रहेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाना है। तो ओवरऑल ये बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचेगा अपने पास यहाँ का बी भी कैंसिल आउट हो गया। तो p बाई ए प्लस a बाई 3v स्क्वायर इंटू वहाँ पे v आप 3b माइनस क्यूब लिखते हैं। 3v स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू आर टी अपॉन 8a, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। और हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए जो कि a और b के टर्म में ना हो, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आता है जो a और b के टर्म में नहीं रहता है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, रुको, गलती कर दिया थोड़ा। यहाँ पे जो p वाला पार्ट है वो एक्चुअल में p रिड्यूस्ड नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से अगर हम लोग p वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं इस पार्टिकुलर फॉर्मूले से, तो इस केस में हम लोग का p इज इक्वल टू p रिड्यूस्ड इनटू pc आएगा। मतलब जो हम लोग रिड्यूस्ड स्टेट वाले पार्ट में इक्वेशन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को p रिड्यूस्ड के जैसा एक्सप्रेशन निकालना है। थोड़ा गलती कर दिए, फिर से तुम लोग को मेहनत करना पड़ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग का p रिड्यूस्ड इज इक्वल टू p अपॉन pc, यहाँ से p का वैल्यू p रिड्यूस्ड इनटू pc, v का वैल्यू v रिड्यूस्ड इनटू vc और t का वैल्यू t रिड्यूस्ड इनटू tc। ये पार्ट को नीचे p के जगह पे पुट करना होगा, v के जगह पे पुट करना होगा और t के जगह पे पुट करना होगा। तब सर अपना बस जो तब अपना जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन पी आर वी आर और टी आर के टर्म में आएगा। मतलब इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम के टर्म में करना चाह रहे हैं। हम उल्टा कर दिया, उसमें हम प्रेशर के जगह पे पहले ही रिड्यूस प्रेशर वाले पार्ट को डाल दिए। थोड़ा मेहनत करना शुरू करो यहाँ पे, वापस से मिटा रहे इस चीज को। पी वाले पार्ट के जगह पे पी आर इंटू पी सी करना पड़ेगा, वी वाले पार्ट के जगह पे वी आर इंटू वी सी करना पड़ेगा, टी वाले पार्ट के जगह पे टी आर इंटू टी सी करना पड़ेगा। इस चीज को यूज करो और उसके बाद फिर उसमें पी सी वी सी और टी सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसीलिए इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो लास्ट में जो अपना एक्सप्रेशन है वो पी आर वी आर और टी आर के टर्म में आना चाहिए। पी सी वी सी टी सी का हम लोग वैल्यू पुट करके उसको हटाएंगे। पी आर इंटू पी सी प्लस ए बाई वी आर इंटू वी सी का होल स्क्वायर, इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पे वी आर इंटू वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी आर इंटू टी सी। इसमें पी सी वी सी और टी सी वाले पार्ट में तीनों वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करो कितना वैल्यू आ रहा। पी आर इंटू 8.27 बी स्क्वायर प्लस ए बाई वी आर स्क्वायर और इंटू 3b
मतलब हो गया 9b², उसके अलावा VR इंटू 3b माइनस b इक्वल टू R इंटू TR इंटू 8a/27 RB। अगर यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो a/b², 9b²। हाँ ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है आराम से। तो एक काम करते हैं, a/27 बाहर निकाल लेते हैं, a/27b², तो बचेगा अपने पास PR। उसके अलावा यहाँ से a कॉमन हो गया, और 9b² की जगह 27b² लेके चले गए थे, तो यहाँ पे 3 3 by बच VR जाएगा। square। 3/v² हो जाएगा, VR² हो जाएगा। बाकी यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, अगर b बाहर कॉमन लेकर के आ जाएंगे तो अपने पास बचेगा 3VR माइनस b, और सामने वाले तो पार्ट -1 में सॉरी -1, और सामने वाले पार्ट में r इंटू R TR कट जाएगा। और R कट जाएगा। r तो कैंसिल आउट हो ही गया, चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो एक्सप्रेशन में बच जाएगा TR इंटू 8a/27b। तो अपने एक्सप्रेशन में ये b कैंसिल आउट होगा, a कैंसिल आउट होगा, b कैंसिल आउट होगा, 27 कैंसिल आउट होगा, बचेगा r इंटू TR। तो अपना एक्सप्रेशन जो है अब सिंप्लीफाई हो गया, PR/3VR² इंटू 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8TR। और अगर ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट कंसिडर करते हैं हम लोग, तो इस एक्सप्रेशन को देख के मालूम पड़ जा रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर हम लोग रिड्यूस्ड कंडीशन में चले जाते हैं, रिड्यूस्ड कंडीशन वाले पार्ट में हम लोग का जो भी प्रेशर का वैल्यू होगा, जो भी वॉल्यूम का वैल्यू होगा, जो भी रिड्यूस कंडीशन टेम्परेचर, कैसे अचीव करेंगे? रिड्यूस कंडीशन वाले पार्ट में हम लोगों को कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मान लो एक नॉर्मल प्रेशर है और हम लोग रिड्यूस कंडीशन अचीव भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस उस गैस के पार्ट को उस इक्वेशन में पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम लोग बस ऐसा एक एक्सप्रेशन चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, जैसे मान लो कि हम लोग को गैस का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रेशर पे अगर हम लोग चले गए, किसी भी प्रेशर पे, तो किसी भी प्रेशर पे अगर हम लोग क्रिटिकल प्रेशर को डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से रिड्यूस प्रेशर का वैल्यू निकल के आ जाएगा, फिर रिड्यूस्ड वॉल्यूम का वैल्यू निकल के आ जाएगा, रिड्यूस टेम्परेचर का वैल्यू निकल के आएगा। तो उस गैस का जैसे इस इक्वेशन में कहीं भी हम लोग को ए और बी नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो किसी भी गैस को जब हम लोग वान डेर वाल इक्वेशन से रिलेट करते हैं तो उसका ए और बी का वैल्यू मालूम करना पड़ता है, अपने को ए और बी का वैल्यू भी पता होना चाहिए। अगर मान लो ए और बी के बिना हम लोग दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो अगर अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम का पहले से एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो किसी भी पार्टिकुलर प्रेशर पे हम लोग आराम से इस इक्वेशन को यूज करके उस गैस के लिए अपने इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से केवल ये इक्वेशन वाला पार्ट काम का होता है, मतलब जो इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट वाला पार्ट है, केवल इस वजह से एक सिग्निफिकेंस रखता है कि इसमें हम लोग का वान डेर वाल कांस्टेंट के टर्म में इक्वेशन नहीं होता, उस कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। मतलब वैसे एक चीज है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अगर हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन करें तो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट चाहिए, बट ए और बी वाला पार्ट भी तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी गैस के बारे में क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ करके किसी भी प्रेशर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी मोलर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग आराम से उस गैस की चीज़ों को आपस में रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। और सेम चीज़ वहाँ भी आएगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये कंसिडरेशन लेके चलना शुरू करें कि हम लोग को जेड वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग पी आर इंटू वी आर अपॉन आर इंटू टी आर इस टाइप का एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। फिर उसमें हम लोग पी अपॉन पी आर सॉरी पी आर के जगह पे, हाँ, पी अपॉन पी सी, टी आर के जगह पे टी अपॉन टी सी, इस वाले पार्ट को पुटअप करना शुरू करेंगे अगर हम लोग को जेड कैलकुलेट करना है। तो मतलब अगर हम लोग रिड्यूस स्टेट वाले पार्ट के टर्म में काम करना चाहेंगे तो उस केस में पी वी एम अपॉन आर टी ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस केस में जो प्रेशर वाला पार्ट है, उस प्रेशर वाले पार्ट में हम लोग आराम से रिड्यूस प्रेशर वाले पार्ट को पुटअप कर सकते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर वाले पार्ट को पुटअप कर सकते हैं। वो लिखने का बस एक तरीका हो सकता है। तो हम लोग इनडायरेक्टली बिना ए और बी के वैल्यू को जाने हुए इस इक्वेशन वाले पार्ट को यूज़ करके आराम से, जैसे प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हम लोग के बस एक कैलकुलेशन करने का बेसिक एक तरीका हो सकता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट थोड़ा जानने लायक चीज़ भी होता है, लेकिन लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट वो कुछ ऐसा बोलता है कि अगर कोई दो गैसेस हैं जिनका रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है,
तो उनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होता है। ये लॉ है एट फॉर एनी टू गैसेस इफ reduced pressure मतलब PR and reduced temperature are equal, then reduced volume will also be equal, इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं। तो ये मतलब बहुत ऑब्वियस टाइप की बात है कि अगर हम लोगों का प्रेशर वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का टेम्परेचर सेम होगा, या प्रेशर टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो वॉल्यूम वाला पार्ट सेम होगा। तो इस लॉ का मेरे को कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता, बस ये है कि इसी चीज को रिड्यूस्ड कंडीशन के लिए अप्लाई कर दे रहा है। रिड्यूस्ड प्रेशर हुआ, रिड्यूस्ड टेम्परेचर अगर इक्वल हो गया तो उस केस में रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी इक्वल रहेगा। वो यहाँ वाले पार्ट से इक्वेशन से रिलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और बस हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी गैस का रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर मालूम है अगर, तो उसका हम लोग रिड्यूस्ड वॉल्यूम वाला पार्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस चीज़ का कंपैरिजन हम लोग आराम से करते हुए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मान लो कि वॉल्यूम निकल गया रिड्यूस्ड वॉल्यूम, तो V/VC, तो हम लोग का थियोरेटिकल कैलकुलेशन निकल गया। ये पार्ट तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग का वॉल्यूम कितना होगा, इस चीज़ का भी हम लोग कैलकुलेशन आराम से पुटअप कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन कभी करते नहीं है, हम तो आज तक नहीं देखे कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा डेफिनेटली दे रखे होने चाहिए। और क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो हाईली अनलाइकली है कि ये चीज़ तुम्हारे एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा। बस ये नॉलेज होना चाहिए कि रिड्यूस्ड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट होता क्या है, ये चीज़ बस मालूम होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई भी चीज़ काम का नहीं होगा। तो ये तुम्हारे गैस स्टेट का पूरा टॉपिक था, और टॉपिक के क्वेश्चन देख के तुमको मालूम पड़ गए होंगे कि उसमें न्यूमेरिकल जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल शुरू में था, जहाँ पे हम लोग गैसेस लॉ की बात करते हैं, उसमें कैलकुलेशंस का पार्ट है, इडियोमेट्री में कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन उसके आगे के कहीं भी पार्ट में कैलकुलेशन नहीं है। डेरिवेशंस बहुत हैं, बट उन डेरिवेशन से रिलेटेड केवल हम लोगों को रिजल्ट्स को याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और बाकी बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं, सारा का सारा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज है, तुम लोगों को विस्कोसिटी डिस्कस किया था कभी? टर्म डिस्कस हाइड्रोजन किया बॉन्डिंग था के समय हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस किया था कि एक लेयर के ऊपर एक और लेयर होता है। तो जैसे एनसीईआरटी में, ऑल्दो जैसे ये तुम लोगों को फिजिक्स में फ्लूइड डायनामिक्स में आएगा, तो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में सरफेस टेंशन दे रखा है और विस्कोसिटी दे रखा है। एक बार उसको रीड करके देख सकते हैं। जैसे सरफेस टेंशन का बेसिक मतलब समझाते हैं कि मान लो जैसे कभी कभी देखते हैं हम लोग, मान लो गम है, बायोलॉजी में सरफेस टेंशन, यस सर। सरफेस टेंशन कहाँ पे बायोलॉजी में? सर ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज अद्वैत उस समय भी बोला था कि अब बायोलॉजी में पढ़े हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और आपसे समय भी सेम रिएक्ट किए थे। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे मान लो कि हम लोग जब सरफेस टेंशन की बात करते हैं, तो जैसे एक तरीके से टेंशन है वो, जो लिक्विड का सरफेस होता है उनके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके वजह से एक टेंशन टाइप का पार्ट क्रिएट हो रखा होता है। इसी वजह से उसका मॉलिक्यूल उस तरह के शेप में आता है। जैसे जो मॉलिक्यूल का स्फेरिकल शेप होता है, जो रेन ड्रॉप है उसका स्फेरिकल शेप क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये सरफेस टेंशन होता है। तो पूरे मॉलिक्यूल को जकड़ के रखना चाहता है, बिल्कुल कम से कम एरिया में, सरफेस एरिया में रखना चाहता है पार्टिकल। तो सरफेस टेंशन का एक पार्ट दे रखा है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग पानी रखते हैं, पानी का एक ड्रॉप हम लोग इसमें डालते हैं, मान लो कोई भी सरफेस पे, मतलब बर्तन है कोई, उससे पानी का एक ड्रॉप डालेंगे तो तुरंत फैल जाएगा एक ड्रॉप वाला पार्ट। लेकिन अगर हम लोग मरकरी वाले पार्ट को डालते हैं शायद, या लिड को डालते हैं, तो उस केस में जो लिड का है पार्ट वो इस तरह के सरफेस में रहता है, मतलब वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब एक्सपैंड नहीं करता है, स्प्रेड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन हाई होता है, वहाँ पे थोड़ा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है थोड़ा हाई रहता है, इसीलिए वो स्प्रेड नहीं करता, वो आराम से एक ही जगह पे थोड़ा स्फेरिकल शेप टाइप के पार्ट में होता है। दूसरा और भी चीज़ें होती है उसमें, जैसे अगर एक पतले से ट्यूब में हम लोग किसी भी लिक्विड को डालते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का एक सरफेस बनता है, मतलब इसको कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं हम लोग। वो ट्यूब में जब एक पतले से ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सरफेस है ये इस तरह का कर्वेचर रखा जाएगा। इनफैक्ट तुम लोग को फिजिक्स में ये कर्वेचर वाले पार्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना होता है। फ्लूइड डायनेमिक्स जो है उसमें ये पूरा का पूरा कर्वेचर अलग अलग पेन पे भी होता है ना ऐसे ही? किसमें?
पेन में अब पेन में लिक्विड ही तो होता है ना वो बेसिकली। अब उसका इनफैक्ट जो सरफेस टेंशन है वो थोड़ा हाई होता है, कि उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को मिक्स कर रखे होते हैं, जो हम लोग का वो होता है इंक होता है जो। तो ये जो पार्ट होता है ये क्यों होता है, और ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर वाला पार्ट अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होता है। इस तरह का पार्ट क्यों निकल के आता है, और वो जो कैलकुलेशन है कि ये पार्ट निकल के अगर आएगा तो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग सरफेस टेंशन बोला करते हैं। और भी एक चीज़ होता है, जैसे मान लो बबल है, जैसे मान लो एक ट्यूब है और यहाँ पे पानी का एक लेयर है। जैसे बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं, अभी भी मार्केट में मिलता है कि एक छोटा सा वो मेटल का वो होता है गोल टाइप का, जिसमें फूंक मारते तो बहुत सारा बबल निकलता है। तो उसमें सर्फ के उसमें डाल करके उसको जब फूंक मारते तो बबल्स पे बबल्स निकलता है। तो जैसे एक बबल है, तो बबल वाला जो पार्ट है वो क्यों बनता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से उसका शेप जो है वो इस टाइप का रहता है। जैसे मान लो एक बबल है तब तो स्फेरिकल हुआ, बट अगर दो बबल होगा तो दो बबल आपस में ज्वाइन होने पे एक फ्लैट सरफेस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन होगा जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड होगा। ये तुम लोगों को फिजिक्स में डिटेल में जानने को मिलेगा। हम लोगों के केमिस्ट्री में उसका सिग्निफिकेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक ही है। मतलब जो लिक्विड के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है उसका कंपैरिजन कैसे बोल सकते हैं, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उस पर क्या इफेक्ट है, और दूसरा विस्कोसिटी वाला पार्ट। तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज में हमको लगता है कि एक हाफ में भी नहीं, एक क्वार्टर में सरफेस टेंशन दे रखा है, दूसरे क्वार्टर में विस्कोसिटी वाला पार्ट दे रखा है। एक बार उसको रीड करके देखना। और उसके अलावा हम एक छोटा सा सजेशन देंगे, ऑल्दो हम कभी एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कराएंगे तुमको अभी से लेकर के आगे किसी भी टॉपिक में, लेकिन गैसेस स्टेट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सजेशन देंगे कि सॉल्व करके देखना, क्योंकि अच्छे अच्छे उसमें कैलकुलेशन दे रखे हैं। एडिशनल प्रॉब्लम जो दे रखा है उन सब का भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि तुम लोग गैस स्टेट ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ा रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी सारा कुछ डिस्कशन कर रखा है, तो ये चीज़ें आराम से तुमको समझ में आएंगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि गैस स्टेट को बहुत थियोरेटिकल टॉपिक बना दिया गया है। इसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हो बेसिकली केमिकल उसको मोल कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके होते हैं हम लोग। जो इडियोमेट्री है वो भी मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है। तो गैसेस स्टेट ऑलमोस्ट एक थियोरेटिकल टॉपिक हो गया है, ऑलमोस्ट एक थियोरेटिकल टॉपिक। तो इसके थियोरेटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट रटने वाला ही पार्ट हो गया। हर एक पार्ट थियोरेटिकल तरीके से है, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन जैसे जो सरफेस केमिस्ट्री होगा तो जब वो पढ़ाया जाएगा तब भी पता चलेगा तुमको कि वो उसमें केवल एक इक्वेशन है, कुछ बोलते हैं नाम भी भूल रहे हैं हम, उस इक्वेशन के अलावा बाकी सारा का सारा पार्ट उसमें थ्योरेटिकल है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, सोल क्या होते हैं, एरोसोल क्या रहता है, सस्पेंशन क्या होता है, जो 9th क्लास में आता है, एग्जैक्टली वही चीज़ उधर भी आता है। मतलब बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, वो भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, उस थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड ग्राफ वगैरह वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वही चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे है कि देख के ऑलमोस्ट लगता है कि न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल इंड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको मोल कंसेप्ट में डील कर लिया करते हैं। तो एक बार एनसीईआरटी इस टॉपिक में रीड करके देखना। हम तुम लोगों को पहले ये बोले थे कि सिंगेज में भी हम एक बार पढ़ रहे थे इस चीज़ को, वो एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट कर रखा है वो लोग, क्योंकि एक्चुअल में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा थ्योरी दे रखा है। तो एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके देखना, और उसमें जहाँ कहीं भी कोई डिफिकल्टी होगा उन पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे बुकलेट को सॉल्व करना शुरू कर दो, बुकलेट के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, उसमें जहाँ कहीं भी डिफिकल्टी होगा हम आराम से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गैसीय स्टेट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब गैसीय स्टेट के बाद फिर मेरा टॉपिक बचता है, हाँ ये थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहे तुमको। उसके पीछे रीजन है कि हम कुंदन सर को बोले हैं कि रोटेशन के बाद तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम तो लोगों को बोले भी थे कि उतना बड़ा टॉपिक डिस्कस करने से अच्छा है कि हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको पहले खत्म कर दें। और उत्कर्ष से मेरा बात हो रहा था, अभी 2 दिन पहले ही बात हो रहा था, मतलब उससे एक दिन शाम में उसका मैसेज आया था ऐसे ही, फिर बात करते करते हम लोग सुबह 4:30 बजे तक बात की उससे। बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था कि एलएन में क्या पढ़ाई होता है, कैसे क्या करते हैं, वहाँ पे क्या सिस्टम है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे। तो एक अच्छा आइडिया दिया कि सर आप लोग जो भी पेपर लेते हैं उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट लोगों को दिया कीजिए, और पेपर का पूरा डिस्कशन कराइए। जैसे आप तो कराते भी हैं क्लास में कुछ बहुत, लेकिन मतलब इंटेंसिटी वैसा नहीं था। जैसे हम लोग क्वेश्चन होता है कि जिस दिन टेस्ट हो उसके अगले दिन पेपर निकलवाया और जो जो डाउट है पूछ लिया। वहाँ पे बोला कि हर 21 दिन में टेस्ट होता है, और हम लोग 21 दिन तक अपने हाथ में पेपर रखते हैं। हमेशा एक एक क्वेश्चन का 2 बार 3 बार डिस्कशन होता ही होता है, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया चीज आता है।
और बोलता है कि हम लोग ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन एकदम याद हो जाते हैं, वो डिस्कशन कराएगी जो तुम लोग को हम बोले भी कि मतलब वहाँ पे डिस्कशन से ज़्यादा फायदा होता है, लोग उस चीज़ के डिस्कशन को पुटअप नहीं करते। वो बोला कि सर एकदम पेपर का डिस्कशन बहुत प्रॉपरली कराइए, अगर आप चाहें तो हम भी सारे स्टूडेंट लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे उसका हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताते हैं तुमको। वो 9th क्लास में फिटजी में भी इनरोल्ड था, उसके वहाँ 100% स्कॉलरशिप मिला था। पेस में भी इनरोल्ड था, उसको भी वहाँ पे भी 100% स्कॉलरशिप मिला था। उसकी दीदी इशिका करके एक है जो अभी रिम्स में नहीं, पहले रिम्स में बीडीएस ज्वाइन की इसी साल, और फिर उसका अपग्रेडेशन हो गया और दुमका में फिर वो एमबीबीएस ज्वाइन किया है। तो उसकी दीदी को हम 11th क्लास में पढ़ाए थे और उस टाइम पे वो 9th में था। तो 9th में मतलब उसकी दीदी मेरे से पढ़ी थी 11th में, तो उसको कुछ कुछ डाउट होता था, मतलब वो थोड़ा ना खुराफाती टाइप का सवाल पूछता, जैसे तुम लोग पूछा कि सर जेड तक के बाद लेटर क्या हो जाएगा, या फिर उस तरह का सवाल कि 100 डिग्री सेल्सियस स्पाइस जमाएंगे तो गर्म होगा कि ठंडा होगा। तो उस तरह कुछ एक्सपेरिमेंटल टाइप को चीज़ पूछ रहा था, सारे टीचर से पूछ रहा था, तो उसको किसी से भी सेटिस्फैक्टरली जवाब नहीं मिला। तो उसकी दीदी बोले कि अच्छा तो अतुल सर से जाके बात करो। तो हमसे पूछा, पता नहीं उसको लॉजिकल आंसर लगा, वो बोला भी हम, क्योंकि सर उस टाइम पे मतलब 9th में बस आपसे एक ही बार पूछे थे हम, बट आपका आंसर हमको सबसे लॉजिकल लगा, तो हमको उसी टाइम पे बहुत मजा आया। मतलब आपका पढ़ाई हमको ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं लगा, फास्ट पढ़ाते हैं उसमें हमको अच्छा है, एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा नहीं था। हम जब कोटा में पढ़े तो वहाँ पे टीचर्स मतलब खैर ऑल्दो ये कि उन लोगों का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा डिलीवरी है उनका, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन हमेशा लॉजिकल रहता है। कुछ कुछ तरीका आप ऐसा बताए हैं जो कहीं नहीं हम सुने, जैसे कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक टाइप का चीज़ है जो हम चीज़ बताते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ भारी लगता है एक्चुअल में, हमसे खुद ही नहीं याद होता। तो हम अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, क्योंकि बताना तो है, मजबूरी है बताना। जैसे मान लो कि जो ग्राफ है पी वर्सेस वी का भी जो ग्राफ बताए, वो बताना तो है। अब हम याद करके बता देंगे, लेकिन तुम लोग को भी तो हेडेक होगा कि ये याद करना पड़ेगा, तो उसको हम कैसे अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर पाए वो चीज़ करते हैं। जैसे जो तुम लोग का लेविस स्ट्रक्चर बताने वाला चीज़ है, वो हम खुद से ही सोचे कि अरे क्या करें इसमें, मतलब इतना N1 कैलकुलेट करो, NT कैलकुलेट करो, इतना हेडेक हमको नहीं लेना। तो क्या आलसीपंती कर सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। और हमको ऐसा लगता है कि वो जो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो पार्ट है, वो एक ऐसा चीज़ है जो जिंदगी भर ऑलमोस्ट लोगों को याद रहता है, क्योंकि उसमें लॉजिक चलता है, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, लॉजिक चलता है। तो हम उससे पूछे कि जैसे वो फिटजी में पढ़ा, पेस के सिंक्रो बैच में एनरोल्ड था, फिर उसका जब हम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो 11th में गया था जस्ट, उनको लगता है सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे वो केमिस्ट्री ज्वाइन किया मेरे यहाँ। उस टाइम पे उसकी दीदी भी ड्रॉप करके केमिस्ट्री मेरे से ही पढ़ते थे, तो उस टाइम पे उसको हम फिजिक्स भी पढ़ाए थे, मतलब उसकी दीदी को फिजिक्स भी पढ़ाए थे, मैकेनिक्स का वर्क पावर एनर्जी तक पढ़ाया था केवल पूरा। तो वो मतलब बोकारो के ऑलमोस्ट सारे कोचिंग के बारे में जानता है, क्योंकि यहाँ के सबसे बेस्ट ब्रांड में पढ़ ही चुका था। और फिटजी और पेस एक तरीके से यहाँ के सबसे बेस्ट ब्रांड्स हैं जो सबसे अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। जब वो कोटा गया तो उस दिन यही सब डिस्कशन हो गया। हम पूछे कि अच्छा एक चीज़ बताओ, हाँ हम एक कौन से फेसबुक क्लास में गया? 12 पास आउट होने के बाद, ड्रॉप किया, पास आउट होने के बाद वहाँ गया, हम उससे यही सब डिस्कशन कर रहे थे। उस दिन एक स्टेटस लगाए थे कि लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, दिस और दैट है, उसी का उस पर रिस्पॉन्स आया था। तो वही बोला कि सर मतलब पता नहीं यहाँ पे सिस्टम तो कुछ है नहीं, पता नहीं किस बात का लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि कोटा के सिस्टम के रिस्पेक्ट में यहाँ का पेस हो या फिर फिटजी हो, ये लोग एटलीस्ट हमको लगता है कि 25 से 30% के बराबर भी नहीं है। और लोग यहाँ डीपीपी नहीं देते। डीपीपी कोटा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। वो रोज, और डीपीपी का बेसिक मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन और पुराने से एसोसिएटेड क्वेश्चन। बोला कि ये वहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सर, हमको तो यही फील होता है। मतलब इतना डिस्कशन वहाँ पे होता है कि उस चीज़ से बहुत मजा आएगा। और एक और सजेशन हमको पहले भी दिया था जनवरी में कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, पूरे बोकारो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता। आप तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी अच्छे तक पढ़ा भी देते हैं, लेकिन प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भी नहीं पढ़ाते। वो हमको बहुत पहले ही बोला था, जब वो मुझसे मिला था जनवरी में, तो हमसे यही पूछे थे कि अच्छा मेरे अंदर क्या क्या कमी है, ये सब चीज़ बताओ कि हम उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहला यही चीज़ बोला कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ाइएगा तो चीज़ें याद रहेंगी, और जब चीज़ें याद रहेंगी तो बच्चे उसी के भरोसे रैंक लाते हैं। मतलब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से रैंक आता है, बोले हाँ ये हमको भी मालूम है, इनऑर्गेनिक के बिना रैंक नहीं आ सकता, लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाला कर लेगा। बोले हाँ सर ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके के लोग 1000 में या 10,000 में 1 या 2 या 4 लोग होते हैं, या 10 लोग होंगे या 100 लोग होंगे। बट यहाँ पे बोकारो में जिस तरह के लोग होते हैं, इसमें 100 में मुश्किल से 1 लोग हुआ जो इनऑर्गेनिक खुद से करेगा, बाकी लोग खुद से ये काम नहीं करने वाला है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऐसा उसके बोलने का चीज़ होता है। तो इस केस में कौन है भाई, कोरोना वायरस कौन है? आ गया फिर से। हाँ
आज मैथ्स पीरियड में बोलता है ना सर कि मैं स्कूल बंद कर देता हूँ, क्या क्या तो लिखा था, तो मैं बोला कि तेरे को स्कूल जाने में मजा नहीं आता है। कौन है कौन ये हमको लगता है तू ही है। सर कोविड-19 आप नाम का बोल यूजर था, सकते हैं ना लिखा कि था मैं कि ही करता हूँ इंटर उसका में फिर से वीडियो, लॉकडाउन में उसके चले बाद जाना शर्मा जी चाहिए। बदमाश सब चीटिंग करते हैं मेरे साथ खाली। अच्छा और अगर है। ऐसा तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, हटाइए लिंक मत भेजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ हर बैच। ये अलग ही इमोशनल हो जाता है। तो उससे मेरा बात हुआ उस दिन, तो बोला मतलब बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ, तो उससे यही सब डिस्कशन हुआ कि अच्छा तुम एक चीज़ बताओ, जैसे हम सोच रहे हैं कि केवीपीवाई का पहले हम लोग देखें क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छा हो भी सकता है और सबसे पहला एग्जाम होगा और हाँ सर बहुत बहुत सही चीज़ है। तो हम उसमें टॉपिक का डिस्कशन किया कि हम सोच रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इन सबको सबसे लास्ट में डील करें। हाँ कर सकते हैं सर, क्योंकि इसमें एक टॉपिक भी आप पढ़ाइएगा तो एटलीस्ट मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाइएगा तो 22 से 23 लेक्चर लगेगा, मतलब एक महीना उसमें खत्म हो गया। तो उस एक महीने के बजाय आप उसमें दो टॉपिक कवर कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स ऑल्दो 12th क्लास का टॉपिक है बट केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो एक महीने में आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। जितने दिन में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रिडॉक्स पढ़ाइएगा उतने दिन में आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सरफेस केमिस्ट्री तीनों खत्म हो जाएगा। तो रेदर देन दो टॉपिक कवर करने के आप हल्के हल्के 5 टॉपिक कवर कर दीजिए। और उसके अलावा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट तो चलेगा, और अभी वो लॉकडाउन में खाली है तो शायद हो सकता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा भी हमको कंटेंट काफ़ी सारा प्रिपेयर करना है, केमिकल बॉन्डिंग तो तुम लोगों को हम खैर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन पी ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें हम भी भूल चुके हैं, डी ब्लॉक तो एकदम भूल चुके हैं, तो हमको खुद से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि ठीक है सर हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमको याद तो है ही सारी चीज़ें, हाँ ये है कि हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है एक दो जगह हम गड़बड़ी करें, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब बोला कि कंटेंट में गड़बड़ी नहीं करेंगे, हो सकता है कि हम पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ी करें क्योंकि हमको पढ़ाना तो नहीं आता, लेकिन हमको पढ़ाने में मज़ा आता है। एक्चुअल में वो भी अपने कॉलेज में पढ़ाता है, वहाँ पे प्रयास करके या शायद से जो एनएसएस स्कीम चलता है उसमें वही पढ़ाता है, तो उसको मज़ा भी आता है। वो हमसे जब आया था जनवरी में तो बोला था कि सर जब हम गर्मी छुट्टी में आएंगे तो गर्मी छुट्टी में हम चाहेंगे कि 2 महीने आपके यहाँ पढ़ाएं आराम से। मतलब बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम उसको बोल रहे थे कि प्री फाउंडेशन में 8 9 10 के स्टूडेंट्स को देखो, लेकिन हम उसको बोले कि ठीक है तुम लगातार अगर 3 महीने तक यहाँ पे है तो तुम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करा दो, केमिकल बॉन्डिंग में हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं उन लोगों का, तुम्हारे ही बैच के लिए। क्योंकि वो भी बोला कि सर केवीपीवाई में जो 12th का क्वेश्चन आता है वो इतना आसान आता है कि देखते ही देखते बन जाएगा, लेकिन पढ़े हुए नहीं होते तो पता ही नहीं चलता है, कोई आइडिया ही नहीं रहता कि कैसे बनाए। तो इसीलिए आप 12th का टॉपिक जो आप सोच रहे हो बहुत सही सोच रहे हैं, 12th का टॉपिक उन लोग खत्म कराइए और उनको मैथ्स के बारे में बताइए कि मैथ्स में ये सब टॉपिक्स हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हो गया तब तो बहुत अच्छा रैंक आएगा आप लोग के यहाँ से, और बहुत अच्छा डायरेक्शन है, इस तरीके से काम करके देखिए। और फिजिक्स में जैसे हम केमिस्ट्री में इसलिए थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स में कुंदन सर को बोले हैं कि रोटेशन के बाद एसएचएम और वेव ना शुरू करके थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दीजिए, ताकि तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक आइडिया लग जाए। बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो फर्स्ट लॉ है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 10 लेक्चर खत्म होता है, वो 10 लेक्चर हमको पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े तुम लोगों को, वो टॉपिक तुम लोग का वैसे ही कवर हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे वो वापस से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि उन टॉपिक्स में होता क्या है कि वो सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में काफ़ी इंटेंसिव लेवल पे आता है, बस उसमें केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन चेंज होता है, काम करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, अदरवाइज चीज़ें सेम रहती है। तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स जब चलेगा तुम लोगों का तो हम उस चीज़ को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, और बड़े टॉपिक्स है ये भी सबसे मेन रीज़न है स्किप करने का। इन द मीन टाइम तुम लोग को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कराएंगे और निहार सर अपना फिजिकल केमिस्ट्री का ये सब टॉपिक देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 टॉपिक अगर 2 महीने में खत्म हो गया हम लोग का, तो उसके बाद फिर हम लोग आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 11th क्लास का पूरा और आइसोमरिज्म पूरा तो एकदम खत्म होगा ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट वो डील करता है, तो हम पहले भी बोले थे कि जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट है तो उन लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम नहीं करवाएंगे, ये केवल 11th वालों का ही क्लास चलेगा। तो 11th वालों को हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के तुम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम खत्म करवाना प्रीफर करेंगे। आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट करो, उसको हम बोले भी है कि कोर्स स्ट्रक्चर रेडी करो, और जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराना है सब क्लास में ही होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग है जो कुछ भी है वो सारा का सारा चीज़ क्लास में ही चलेगा, ताकि आराम से सारी चीज़ें क्लास में ध्यान में रहे। और जो भी शॉर्ट ट्रिक बताना है, जो भी उसमें मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी में कुछ बोलते हैं ना ज्योत्सना, याद रखने के लिए कुछ कुछ, निमोनिक्स। निमोनिक्स, हाँ निमोनिक्स। हाँ निमोनिक्स, निमोनिक्स। तो निमोनिक्स वगैरह तुमको खुद से बताएगा, वो सारी चीज़ें वो पूरा का पूरा हैंडल करेगा। इनफैक्ट अगर कॉलेज भी उसका खुल जाता, जो कि दिसंबर तक तो खुलने से रहा, क्योंकि कुणाल से मेरी बात हो रही थी जो आईआईटी कानपुर का पास आउट है, मतलब पास आउट तो नहीं अभी वहाँ फोर्थ ईयर में जाएगा, तो आईआईटी कानपुर में
दो चीज़ें प्रोफेसर बोल रहे हैं, एक तो दिसंबर तक पूरा कोर्स ऑनलाइन हो गया, दूसरा प्रोफेसर लोग स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो 4 ईयर के जगह पे 5 ईयर कोर्स ऑप्ट कर ले। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन आया है और कोविड पूरा इकोनॉमी ख़राब किया है, तो नेक्स्ट सेशन में प्लेसमेंट्स बहुत ख़राब होने वाले हैं। बहुत सारे सीनियर्स के या बहुत सारे इस साल वाले लोगों के प्लेसमेंट्स का जो ऑफ़र था वो रिवोक कर दिया गया है, मतलब उनको जो ऑफ़र मिला था उसको हटा दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक जगह पे लोग हटा रहे हैं लोगों को, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी लोगों को हटा रही है। श्लमबर्गर एक कंपनी है जो मतलब ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है, और किसी भी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस के बाद सबसे हाईएस्ट पैकेज, कंप्यूटर साइंस में भी एक या दो लोगों को पैकेज मिलता है वो 1-1 करोड़ का, बट जो एवरेज पैकेज है श्लमबर्गर हर एक स्टूडेंट को 36 लाख या 40 लाख के पैकेज पे उठा के ले जाती है। और उनका काम ये है कि बहुत मतलब बहुत रिगोरस कंडीशन में, जैसे गल्फ में काम करना होगा उनको, या फिर आसाम का जो जो दिग्बोई है जहाँ पे ऑयलिंग का कंपनी है वहाँ काम करना पड़ेगा। स्लम के पास पूरे वर्ल्ड वाइड 1,30,000 कैंडिडेट है, मतलब वहाँ पे जो काम करते हैं, उसमें 30,000 लोगों को हटा चुकी है वो 2 महीने पहले, और बाकी बचे 30,000, मतलब 1 लाख में से 30,000 लोगों को फिर हटाने वाली है। हम लोग के वॉलीबॉल की सीनियर, मतलब कॉलेज की सीनियर है, मैकेनिकल में पढ़ती थी, तो स्लब में ही है, उनका मेरे पास कॉल आया था एक सीनियर के थ्रू कि तुम्हारे यहाँ मैथ्स पढ़ाने का ऑप्शन है क्या। तो बोले यार मैथ्स पढ़ाने के लिए आपको आना है, मतलब क्यों, ऐसे ऑप्शन भी नहीं है बट आपको क्यों आना है। तो बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरीके से भी कटिंग होगा, मतलब लोग हटेंगे ही हटेंगे। ठीक है, मेरा काम तो अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमको पढ़ाने में मज़ा भी आता है, और दूसरा इस जगह से भी हम बोर हो चुके हैं इतना ज़्यादा, मतलब पैकेज तो अच्छा है लेकिन मतलब इतना लेबर इंटेंसिव काम है कि लड़कियों के लिए वो सुटेबल नहीं है। हम कर ले रहे हैं क्योंकि हम कॉलेज वॉलेज में खेलते थे कूदते थे, तो मेरा फिजिकल ये स्टेमिना वगैरह सब ठीक था, लेकिन बहुत दिनों तक काम करने लायक जगह नहीं है। तो ये चीज़ अभी हर जगह होने वाला है। तो हम बोले उसको कि ठीक है, अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो कॉलेज में तुम अपना एक डिजिटल पैड ले लेना, या फिर आईपैड दिला देंगे तुमको, अब ना तुम वहाँ से क्लासेस कंडक्ट कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन केस लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, 3 महीने में अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया तो बहुत अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोग इनऑर्गेनिक में ही पीछे रह जा रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कोई कर ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि लोग कराते भी कोई नहीं है, और खुद से कोई करना नहीं चाहता, लगता है कि अरे यार कितना याद करे। मेरे साथ भी था, बट हम अपने टाइम पे था कि मजबूरी था कि हमको करना ही करना है, तो हम नोट्स बना बना के, मतलब एनसीईआरटी प्लस जेडीली दोनों को मिला करके नोट्स बना बना करके पूरा चीज़ याद किए थे। उसमें एक एक छोटा सा पोर्शन होता है, एक्चुअल में छोटा सा तो नहीं पोर्शन होता, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक पार्ट होता है, वो एनसीईआरटी में भी नहीं है। वो तुम्हारा जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है स्कूल्स में, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो जेई एडवांस के सिलेबस में भी है, नीट के सिलेबस में भी है, मेंस के सिलेबस में भी है। जेई एडवांस में थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इतना कलर है उसमें, इतना कलर है उसमें कि याद ही नहीं होता है, इतना कलर है उसमें। और हर साल उससे 3 सवाल आया करता था, हर साल, मतलब फिक्स था कि 3 सवाल आता है। और इतना उसको मेहनत से हम लोग याद करते थे, कलर मतलब इतना कलर है कि कितना याद रखिएगा। हम लोग बहुत मेहनत से याद किए। और 2010 में सवाल कितना आया, 0, एक भी सवाल नहीं आया। हम लोग सबसे पहले वही पेपर में ढूंढता रहा, पेपर में क्वालिटेटिव एनालिसिस कहाँ है, पेपर पलट रहे हैं पलट रहे हैं पलट रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस सवाल ही नहीं दिख रहा। पेपर 2 शुरू हुआ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहाँ है, पहले तो उसका सवाल बनाएंगे, एक भी सवाल नहीं था। लेकिन इन जनरल 2 से 3 सवाल रहता ही रहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो तुम्हारा ये पोर्शन एक तो चलेगा। बुरा हुआ था आप लोग के साथ। अरे बहुत बुरा हुआ था यार उस टाइम पे, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब ऐसा है कि 3 सवाल है हर साल का फिक्स्ड है, वो आना चाहिए। मतलब एक ट्रेंड बना हुआ था, और हम लोग के टाइम पे ट्रेंड गायब हो गया। मतलब ठीक है, बुरा भी नहीं, उस साल पेपर भी अच्छा था तो बहुत सारा चीज अच्छा हुआ। अब केवल नेगेटिव फैक्टर को थोड़ा नहीं देख सकते। मैथ्स उसमें भारी आया था मेरे लिए, कितना अच्छा रहा। नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, बाकी लोग का रैंक अच्छा आ जाता। तो ये एक चीज है, जैसे अ, ये चीज एक थोड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को केवीपीवाई की तैयारी को लेकर के, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हल्का लगेगा तुम लोग को, बहुत जिस जिस तरीके से तुम लोग का दिमाग चलता है तो तुम लोग को वो चीज़ बहुत सिंपल लगेगा, बहुत लॉजिकल लगेगा। और बहुत सारे उसमें तुम लोग को हम बुक्स वगैरह रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पढ़ के आओ, ज़्यादा भी नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पढ़ के आओ, ताकि डिस्कशन बहुत अच्छे से कर पाए। और जैसे नॉर्मली एक चीज़ होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही चीज़ें होती है, आइदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खराब है। जैसे अनूप के भाई से मेरी बात, सॉरी सिस्टर से बात हो रही थी कि तुम्हारा सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक में वो लोग सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिंगल यूनिट है उसमें एनसीईआरटी में चैप्टर्स, लेकिन एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ पार्ट है, नोमेनक्लेचर एक पार्ट हो गया, जीओसी एक पार्ट हो गया, आइसोमेरिज्म एक पार्ट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म एक पार्ट हो गया, और पॉलीमर वाला पार्ट एक पार्ट हो गया, बायोमोलिक्यूल्स एक पार्ट हो गया। लेकिन ओवरऑल जैसे ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं इसमें जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये पार्ट तो एकदम जनरलाइज पार्ट है। ये एक बार जिंदगी में सीख लिया तो नॉर्मली याद रहेगा। और इसको अगर सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में चीज़ें कनेक्ट करनी होती है, तुमको हर एक चीज़ कनेक्ट करनी होती है। तो उसमें हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे मोस्टली क्लास में करेंगे। हमको नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा कुछ होमवर्क देंगे, और तुम लोग को बोला भी है कि हम बुकलेट वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं कराएंगे उसमें। तो अगर बुकलेट वाला पार्ट सॉल्व नहीं कराएंगे तो नॉर्मली एक चीज़ हो सकता है कि जैसे हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक्स के ही क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। तो अगर हम लोग को क्लास में डिस्कशन करना हो तो हम लोग आराम से क्लास में डिस्कशन करते चले जाएंगे। और तुम्हारे गैसेस स्टेट में जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो कंसंट्रेशन टर्म तुमको मालूम है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मालूम है, तो इन दोनों टर्म से तुम्हारे आगे के सारे टॉपिक्स आराम से डील हो सकते हैं, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग होल्ड पे रखेंगे। अगर मेरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया पहले, या फिजिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, जो हम लोग 5 टॉपिक बोले हैं, तो इन टॉपिक्स के जस्ट बाद सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिडॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। उसके जस्ट बाद फिर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिडॉक्स में कुछ पार्ट ऐसा है जिसको हम लोग आयनिक में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले पार्ट को। ऑल्दो बहुत काम का नहीं है बट कर सकते हैं। पहले हम लोग आयनिक भी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आयनिक के बाद अगर रिडॉक्स डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके बाद आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट है। एक गैल्वेनिक सेल बोलते हैं उसको, जैसे जो तुम्हारे घर में बैटरी होता है, तो उस बैटरी को जैसे जैसे लाइट कट गया, तो लाइट कटने पे क्या होता है, तो नॉर्मली एक चीज़ होता है कि जो अंदर जो भी ये है जो भी हम लोग के पास मेटल का प्लेट है, जो कुछ भी दे रखा है, उसमें रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस होने के बाद हम लोगों को जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर मिलता है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इस चीज़ को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। मतलब जब बैटरी के अंदर रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद फिर वही चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो इस चीज़ को हम लोग, ऑल्दो उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा मेरे हिसाब से। जैसे 10th क्लास के हिसाब से एक चीज़ है, 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर मान लो हम लोग के पास CuSO4 दे रखा है, और इसमें हम लोग जिंक डालते हैं, तो क्या होता है? जिंक ग्रैन्युल्स। नहीं, ग्रैनुल्स नहीं, मान लो जिंक का एक मेटल वो प्लेट डाल देते हैं, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो कॉपर 2+ वाले पार्ट को जिंक वाला पार्ट आराम से डिस्प्लेस करके जिंक 2+ में और कॉपर में जा सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग ढंग से कंसिडर करें तो देख के मालूम पड़ता है कि जिंक वाला जो पार्ट है ये जिंक 2+ में तो कन्वर्ट हो रहा, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और वो जो कॉपर 2+ है, वही कॉपर 2+ वाला पार्ट वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा कि इस मीडियम में जो कॉपर 2+ है, तो ये जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कॉपर में चला गया। तो ये डायरेक्टली हो गया क्योंकि दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है। तो मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला, वो कॉपर में चला गया, और इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब जिंक वाले पार्ट का ये सरफेस या इधर का सरफेस जो भी कांटेक्ट में है, ये पार्ट आयंस में कन्वर्ट हो गया और अपना सरफेस छोड़ करके हट गया। अगर मान लो कि हम लोग को एग्जैक्टली यही चीज करना है, तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम लोग इस पूरे पार्ट को 2 अलग अलग कंटेनर में डाल दिए, और इन कंटेनर्स वाले पार्ट में ऐसा कर देते हैं, एक तरफ हम लोग जिंक सल्फेट डाल देते हैं और यहाँ वाले पार्ट में जिंक डाल देते हैं, दूसरे तरफ हम लोग कॉपर सल्फेट डाल देते हैं और यहाँ वाले पार्ट में हम कॉपर डाल देते हैं, और उसके बाद इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। नीचे से बीकर को कनेक्ट कर दिए वायर से, और ऊपर से भी वायर से कनेक्ट कर दिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था, तो जिंक वाले पार्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के वही 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले रिएक्शन में एड अप होकर के कॉपर में कन्वर्जन करा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग इसको मेटल के वायर से कनेक्ट कर दे, तो जिंक वाले पार्ट का जो प्लेट है ये आराम से अपने आप को जिंक 2+ में कन्वर्ट करना चाहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू होते हुए, मतलब इस वायर के थ्रू होते हुए आराम से इस सेगमेंट में जाएगा, और जैसे इस सेगमेंट में गया तो यहाँ पे इस सेगमेंट में जो भी हम लोग का कॉपर 2+ है
वो कॉपर 2+ वाला पार्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और जैसे ही गेन करेगा ये पार्ट अपने आप को इस मेटल के प्लेट पे डिपॉजिट करता चला जाएगा। ऑल्दो ऐसा सेटअप नहीं होता है, लेकिन इसी के जैसा सेटअप होता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर होते यहाँ चला गया। इस पूरे तरह के सेटअप को, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से सेपरेट कर दें, तो इस केस में जो रिडॉक्स रिएक्शन है दो अलग अलग हाफ में हो रहा है। इस चीज को हम लोग ओवरऑल गैल्वेनिक सेल बोल दिया करते हैं, जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप से हो रहा है तो एक फिजिबल रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। जो अपने आप से होता है फिजिबल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एक पार्ट उसमें गैल्वेनिक सेल का है। गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बैटरी के टर्म में बात करते हैं, बैटरी बोलो या सेल बोलो, तो गैल्वेनिक सेल बोलेंगे जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उससे रिलेटेड कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। दूसरा पार्ट ऐसा होगा कि जैसे मान लो जिंक वाला पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिया और कॉपर 2+ उसको गेन कर लिया। ये तो एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए था। तो जैसे इसको हम ऐसा लिख देते हैं, जैसे जिंक वाला पार्ट कॉपर 2+ के साथ काम किया या कंबाइन किया, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आराम से लूज करके कॉपर में भेजा, वहां से जिंक 2+ बना और साथ ही साथ कॉपर बना। अगर मान लो सवाल ऐसा पूछे, जैसे तुम लोग खुद से सोच के बताओ, ये उल्टा रिएक्शन फिजिबल है क्या या पॉसिबल है क्या? सोच के बताओ। जब भी फिजिबल बोलेंगे मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के पॉसिबल है क्या? नो सर। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के तो पॉसिबल नो नहीं है। सर। हाँ, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के तो लेस पॉसिबल नहीं है। जिंक वाला पार्ट मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, उल्टा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशन पे ये चीज फेवरेबल नहीं है, तो हम लोग कुछ एक्सटर्नल फैक्टर तो लगा सकते हैं ना। जैसे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस पूरे सेटअप में हम लोग जिंक वाले पार्ट से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं कॉपर के तरफ या कॉपर 2+ के तरफ। अगर हम लोग को उल्टा रिएक्शन कराना है, इसका मतलब कॉपर वाले पार्ट से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है हम लोग को जिंक वाले पार्ट के तरफ। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जैसे लेस रिएक्टिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है जिंक के रिस्पेक्ट में। बट अगर हम लोग कुछ ऐसा काम कर दे कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए, तो पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों को 10th क्लास में मिला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड है, 2 पार्ट में डिसोसिएट हुआ। कोई भी कंपाउंड कंबाइन क्यों कर रहा है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। फिर 2 पार्ट में डिसोसिएट कैसे हो गया, अनस्टेबल कैसे हो गया? तो बेसिकली जो अनस्टेबिलिटी आया वो हम लोग एनर्जी सप्लाई करके कर सकते हैं। एनर्जी सप्लाई कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन अपना हुआ था ऊपर वाले पार्ट में, इसमें जिंक के साइड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे साइड गया था। बट अगर इसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाना है, तो इस केस में कॉपर के तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना होगा। हम लोग एक बैटरी लगा के काम कर सकते हैं, मतलब पावर का सोर्स लगा के काम कर सकते हैं कि जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलना भी है उधर से ना निकल के उसका अपोजिट साइड से निकल जाए। तो इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला करते हैं। और जो हम लोग का रिडॉक्स में पार्ट आता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, एग्जैक्टली वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब अगर तुम लोग रिडॉक्स ना भी पढ़ो, इलेक्ट्रोलिसिस में उस चीज का डिस्कशन हो जाता है। बट अगर रिडॉक्स पहले पढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत 2-4 सॉल्व करके अपना काम हो जाएगा। ये सबसे पहला पार्ट डिस्कस करना होगा, ये दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट एक और है जिस चीज को हम लोग कंडक्टेंस बोला करते हैं। जैसे एक चीज का हम लोग डिस्कशन किए थे शायद कभी, कि लिक्विड के केस में कैसे करंट फ्लो होता है, तो आयंस की वजह से फ्लो होता है। उसका एक छोटा सा हम लोग को डिस्कशन यहाँ पे करना है कंडक्टेंस में। तो इस केस में जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे, तो गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स का पार्ट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में रिडॉक्स का पार्ट होता है। ये रिडॉक्स से रिलेटेड पार्ट होता है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग एक साथ आराम से डिस्कस सर कर 1/r को ही ना कंडक्टेंस बोलते हैं? 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं। और वहाँ पे हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, कंडक्टिविटी। तो जैसे रेसिस्टिविटी 1/ρ होता है, सॉरी रो होता है, तो इस केस में हम लोग रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं। है वही चीज, बस वो कंडक्टेंस वाला पार्ट सॉल्यूशन के टर्म में जब आएगा तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वही 1/r जो 10th क्लास में, शायद 10th क्लास में था ना, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस। यस सर। हाँ, तो एग्जैक्टली वही चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 1/r कंडक्टेंस हो जाएगा, 1/ρ
उस चीज़ को हम लोग रेसिस्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी बोल देंगे। तो ये 3 पार्ट में से ऊपर का 2 पार्ट हम लोग रिडॉक्स से आराम से रिलेट कर सकते हो। तीनों चीज़ें अगर हम लोग आयनिक, रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ पढ़े तो सारी चीज़ें तुमको कनेक्टेड दिखाई देंगी। ये चीज़ हम लोग सबसे लास्ट में डील कर लिया करें, क्योंकि मतलब पूरे केमिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से ये 3 पार्ट होता है। ये 3 टॉपिक, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, आयनिक भी लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, बट पता नहीं हमको तो दोनों में से वो दोनों टॉपिक, आयनिक तो हमको बहुत आसान लगता है टॉपिक। आयनिक टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ही आसान टॉपिक है हमको जैसा लगता है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि आयनिक जब पढ़ाया जाता है उस टाइम तक लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया नहीं होता। एसिड बेस रिएक्शन का बेसिक मतलब जिंदगी में सबका एक ही चला आता है कि एसिड मतलब जो H+ देता है, बेस मतलब जो OH- देता है। बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि एसिड और बेस वाटर के रिस्पेक्ट में H+ और OH- है, अदरवाइज H+ OH- जैसा कोई चीज़ नहीं होता। एक एसिड जो H+ देता है, दूसरा बेस जो H+ लेता है, सिंपल सी बात होती है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया लगता है तो ये चीज़ पढ़ाना आसान होता है। इसीलिए भी जैसे जब हम कोटा में थे तो आयनिक जो है क्लास 12 में पढ़ाया जाता था। तो ये सब चीज़ जानबूझ के वहाँ 12 में पढ़ाया जाता था। रिडॉक्स वाला पार्ट क्लास 12 में पढ़ाया जाता था। थर्मोडायनेमिक्स कहीं कहीं पे 11th में था, बंसल क्लासेस में 12th में था, 11th क्लासेस में रेजिडेंस में 11th में पढ़ा दिया गया था हम लोगों को। तो मोस्टली ये जो डिफिकल्ट टॉपिक है 3, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स 11th में भी पढ़ा सकते हैं, 12th में भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक केमिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माने जाते हैं, और जिसमें से 2 टॉपिक तो हमको खैर बहुत आसान लगता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पता नहीं, हमको तो आसान ही लगता है, अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा भारी हो सकता है। बट अदरवाइज ये तीनों टॉपिक बोलते तो हैं लोग डिफिकल्ट, लेकिन अगर उसको ढंग से सीखो तो ये टॉपिक बहुत आसान होगा। इस चीज़ को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इस वजह से डिस्कस करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि KPY का मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर कर ले आराम से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग काफ़ी आसानी से डिस्कस करेंगे। उसमें बस एक प्री रिक्विजिट होगा तुम लोगों के सामने कि जितना काम बोलेंगे उसको हो सके तो सेम डे कर लेना। मतलब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री तो एक दिन बाद होमवर्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो जो भी होमवर्क बोलेंगे उसको उसी दिन करना है, क्योंकि है थियोरेटिकल पार्ट और उसका लॉजिकल एस्पेक्ट है। तो अगर उस चीज़ को जिस दिन बोले उसी दिन कर लिया तो मेरे हिसाब से चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। और उसमें एक चीज़ एकदम बहुत ही ओपन डिस्कशन रहेगा। जैसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक शुरू करने वाला है, शुरू में नोमेनक्लेचर होगा, बड़ा घटिया टाइप का पार्ट है, मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का, बट ठीक है हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो तेजी से काम हो जाए। लेकिन जैसे नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट के बारे में लोग कुछ कुछ बोल देते हैं ऐसा कि उसमें बहुत रिएक्शंस याद रखने होंगे। मतलब मेरे हिसाब से उसमें रिएक्शंस नहीं याद रखने होते हैं, उसमें चीज़ें समझना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल, और ठीक है केमिस्ट्री है तो इतना तो फिजिक्स में भी फैक्ट याद रखना होता है, मैथ्स में भी फॉर्मूला याद रखना होता है, तो कुछ चीज़ें तो याद रखनी होंगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, पूरी चीज़ों को हम लोग 50 से 60 रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी होगा तो उसमें बस ये चीज़ होगा, जो भी पढ़ाएंगे उसको सेम डे एक बार देख लेना, या सेम डे उससे क्वेश्चन जो भी बोलेंगे उतना कर लेना। वो टॉपिक आइदर बहुत अच्छा होगा या तो फिर बहुत खराब होगा। जैसे उत्पल सर है, तो उनसे जब भी डिस्कशन होता है कि केमिस्ट्री कैसा था, तो उस केमिस्ट्री में नॉर्मली उनके पास एक ही ऑप्शन था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें भूल गए बट बहुत अच्छा था। मेरे साथ वही था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छा। कुछ लोग से, जैसे मेरे एक भैया थे जो IT रुड़की में ही पढ़े थे, वो बोले यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरे पल्ले एकदम नहीं पड़ता है। जिन सीनियर के थ्रू हम इस फील्ड में आए और उनसे बात होता, बोलते यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं बुझाता है। मतलब आइदर आपका बहुत अच्छा होगा नहीं तो फिर बहुत खराब होगा। अगर आप सारी चीज़ें रेगुलरली कनेक्टेड वे में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाए कि हर एक पार्ट कैसे एक दूसरे में कनेक्टेड है। तो उसमें फिर आपको मज़ा भी आएगा, लॉजिकल चीज़ है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा, और लोग नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर का एक पार्ट होगा उसमें, जैसे ज्योत्सना, अरविंद और अद्वैत, तुम तीनों को मैंने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पार्ट डिस्कस किया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कार्बन को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी ना लास्ट ईयर। यस सर। तो उस चीज़ का तुम लोगों को तो आइडिया होगा। आदित्य और प्रियांश, तुम लोगों को आइडिया है तुम दोनों को कि कार्बन के स्ट्रक्चर को किस कैसे कार्य क्या 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 किस चीज को? अच्छा वो मतलब नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नहीं, वो अल्केन अल्कीन अल्काइन अलग ना सर? शांत हो जा शांत हो जा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसका आइडिया थोड़ा बहुत? कुछ नहीं एग्जाम्पल।
ठीक है, रहने दो, एग्जांपल नहीं बता रहे। हम तुमको एक लेक्चर भेजेंगे, क्योंकि तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, तुमको पाई बॉन्ड का आइडिया है, तो उन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा। एक लेक्चर है जो हम लोग मतलब अभी 11th वालों का लिए हैं लेक्चर, वो एक लेक्चर देख लेना है, बहुत बेसिक चीज़, बट एक बार देख लेना, उसमें कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको देखते चले जाना, सारे के सारे पार्ट को सुनते चले जाना, बाकी चीज़ें तुम लोग रिलेट कर लोगे उसमें, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम तुमको बैठ करके उसका कार्बन ऐसे, इसमें यहाँ इतना कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, ये सब चीज़ें हम नहीं बताने वाले। उसका लेक्चर बस देख लेना, मतलब 1 घंटे का लेक्चर होगा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा सर, चौथे चैप्टर में दिया है शायद। हाँ दिया है, लेकिन थोड़ा कम दिया है, 11th क्लास के हिसाब से नहीं दे रखा वो एक लेक्चर। एनसीईआरटी में 3 ही 4 एग्जांपल थे कि क्या था। हाँ ठीक है, उससे काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग को 11th में जो चीज़ चाहिए वो हम बताएंगे तुमको, उस लेक्चर को एक बार बस देख लेना। और अनूप, तुम 10th क्लास में सुना था कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्म, ऐसा ऐसा कुछ वर्ड सुना था? हाँ सर। हाँ ठीक है, अगर सुन रखा था तो अच्छी बात है, एक बार हम तुमको भी, तुम तीनों को लेक्चर भेज देंगे, उसको फॉरवर्ड करके तुम देख सकते हैं अनूप। अगर तुमको फॉरवर्ड करके देखना हो, उसमें चीज़ें सुनी हुई मिलेंगी, तो उस चीज़ को फॉरवर्ड करके आराम से देख सकता है। उसमें जितने एग्जाम्पल्स कराए होंगे, उन एग्जाम्पल्स वाले पार्ट को एक बार बस देख लेना, जो भी क्वेश्चन 6 या 7 या 8 क्वेश्चन कराए होंगे उनको देख लेना। फिर उसके बाद हम लोग जब शुरू करेंगे टॉपिक, तो उसमें मेन पार्ट, जैसे सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है, उसके अलावा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ये 5-6 कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ क्लास 10th में सुना होगा, होमोलोग्स, सुना है कभी? होमोलोग्स या होमोलोगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ये चीज़ क्या होता है, ये बस एक छोटा सा हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्योंकि पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, और उतना ही इंट्रोडक्शन होता भी है एक्चुअल में, बस एक लाइन का डेफिनेशन होता है। ये कुछ बेसिक पार्ट का डिस्कशन करेंगे, और इन सब के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मूव कर जाएंगे, कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बोलते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराते चले जाएंगे, और अपना आराम से क्वेश्चन को तुम लोग को प्रैक्टिस करते चले जाना है। 2-3 चीज़ें हमको खुद भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह का कुछ कंपाउंड होता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह का पार्ट होता है, इस चीज़ को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोल सकते हैं, इस तरह का ये पार्ट होता है, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है। और या फिर ये इस तरह का एक कंपाउंड होता है, इस चीज़ को स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन NSEP NSEC में ये सब चीज़ आता है, तो इसलिए हम ये टॉपिक, और हमको भी एक्चुअल में रूल्स याद नहीं, क्योंकि नोमेनक्लेचर में जो चीज़ सिलेबस में नहीं, हम उसको पढ़ना प्रीफर भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हमको पढ़नी होंगी, तो एक बार हम रूल्स खुद से भी देख लेंगे कि इनका रूल्स क्या होता है, और रूल्स देख करके तुम लोग को हम इन सब का भी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करा सकते हैं वो चीज़ आराम से डिस्कस करेंगे। और नोमेनक्लेचर के बाद फिर हम लोग आइसोमरिज्म वाला पार्ट शुरू करेंगे, बहुत ही मजा टॉपिक होगा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को वो चीज़ पढ़ सर करके। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म तो का ही है ना, मतलब कि पेंटीन टाइप का जो ये था, वाई है ना। नोमेनक्लेचर मतलब जैसे तेरा नाम क्या है, वो नोमेनक्लेचर हो गया। अब तुम्हारे नाम के अलावा क्या फीचर है शरीर में, मतलब अपीयरेंस क्या है, क्या क्या वेरिएशन है, जैसे तुम में और प्रियांश में क्या वेरिएशन है, तुम में अद्वै में क्या वेरिएशन है, तो वेरिएशन को हम लोग आइसोमरिज्म से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर एक GOC का पार्ट आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हारा खुद का फीचर क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है तुम्हारे बॉडी के अंदर, उस तरह का पार्ट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड अगर एक है, उस कंपाउंड को हम लोग जानेंगे कैसे, उसको लिखेंगे कैसे, उसके बारे में उसका नाम क्या देंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो नोमेनक्लेचर हो गया। दूसरा, उस कंपाउंड से रिलेटेड और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं क्या, या आइसोमरिज्म हो जाएगा, और उस कंपाउंड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये चीज़ को हम लोग GOC वाले पार्ट में पुट अप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद आइसोमरिज्म वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से GOC वाला पार्ट डिस्कशन कर सकते हैं। GOC थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी लॉजिकल पार्ट है, बट लॉजिकल तो बेसिकली नहीं है, GOC एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग है, पूरा प्योर केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो जैसे हम लोग पढ़े हैं इसी टाइप से उसको भी पढ़ना होगा, और उसके बाद फिर वहाँ के बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होगा, ये वो प्योर मतलब लॉजिकल टाइप का चीज़ है, उसमें सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके आराम से डिस्कस करना शुरू कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम तुम तीनों को एक लेक्चर भेजेंगे, उस लेक्चर को बस देख लेना, कुछ नोट मत करना, जो क्वेश्चंस उसमें करा रहे होंगे उस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देख लेना, जहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट लोग कि ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, तो तुम लोग भी ट्राई करके देखना उस क्वेश्चन को, ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि हम लोग एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाकी बुक्स पलटते 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 तुमको खुद से आइडिया लग जाएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, टाइम के साथ अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन पहला लेक्चर है, और 10th वालों को लास्ट ईयर मैंने बता दिया था उन सब चीज़ों को, वो मालूम होना भी चाहिए 10th क्लास में। तो
ठीक है, बाकी लोग के लिए नहीं है, तुम 3-4 लोग को हम आराम से अलग से भेज देंगे, ठीक है। और निहार सर के क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम शायद पहले शुरू होगा, तो एक बार हमको रिमाइंड भी करा देना। ऑल्दो हम आज देखते हैं, मेरे पास बुकलेट शायद होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम का, अगर नहीं होगा तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट सुमित जी से मांग लेंगे। एक बार कोई मैसेज ड्रॉप करके रिमाइंड भी करा देने का, सर केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट दे दीजिएगा, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आराम से शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो गैस तो स्टेट, गए थे, शायद मिल गया था बुकलेट जब केमिकल गए थे ना इक्विलिब्रियम, सर लेने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम शायद। एक बार देख या लेना अगर शायद मिल। आयनिक मिला था शायद। आयनिक मेरे मिल गया हमको भी होगा। मिल गया है शायद। आयनिक, आयनिक भी है और केमिकल भी है। आयनिक और केम, अच्छा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है। मतलब केमिस्ट्री का बुकलेट एक्चुअल में हम लोग का रेडी हो रखा है, केमिस्ट्री का जैसे मैथ्स फिजिक्स का हम लोग बुकलेट काफी सारा चेंज कर रहे हैं, बट केमिस्ट्री का बुकलेट मतलब उसमें ठीक है, करेक्शन थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी करेक्शन हम करवाना शुरू कर दिए हैं, तुम ही लोग से एक्चुअल में करवा रहे हैं, तुम लोग हमसे डाउट पूछ रहे हो, करेक्शन हम नोट करते चले जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का बुकलेट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स को छोड़ करके, जैसे एक हाइड्रोजन टॉपिक और एस ब्लॉक को छोड़ करके बाकी सारा बुकलेट बिल्कुल रेडी है, इंजीनियरिंग मेडिकल सबका, तो उसमें हम लोग कुछ करना नहीं है, प्रिंट आउट करके हम लोग 2 साल का बुकलेट दे सकते हैं अब। बाकी लोगों को भी बुकलेट मिल जाएगा शायद से। अदबे तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है ना अदबे? हाँ सर, कौन सा बुक? बुकलेट मतलब तुम्हारे पास प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट तो नहीं आया है ना? नहीं सर। ओके ठीक है, तो हम देखते हैं तुम्हारे पास बुकलेट कैसे मिलेगा, हम इन्फॉर्म करवा देंगे, और मम्मी से बात कर लेंगे एक बार उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और हाँ ठीक है, हम पूछ लेंगे एक बार, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट मिल रखा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रखा है तो बता देना, वो बुकलेट हम अरेंज करा देंगे तुम लोग, और नहीं तो फिर पीडीएफ तो भेज ही देंगे। तो इस वीक शायद से निहार सर का एक क्लास लगा हुआ है, 1 मिनट यस इस सर, वीक। लगा हुआ है हाँ लगा हुआ है ना, सैटरडे को शायद। तो हम कल परसों भी मेरा क्लास है ना, परसों हम क्या पढ़ाएंगे भाई? ऑर्गेनिक। परसों से शुरू सरफेस कर दे क्या? केमिस्ट्री। नहीं, अब शुरू तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री निहार सर पढ़ाया करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री हमको खुद ही नहीं आता, उसमें बहुत कोलॉइड में और सस्पेंशन में और सोल में हमें खुद कंफ्यूज रहते हैं, हम पता नहीं क्यों, हमको बड़ा इरिटेटिंग टॉपिक लगता है। 9th क्लास में भी तुम लोग को याद होगा, इन लोगों को जो पढ़ाए थे हम, अरविंद लोगों को, हमको मजा नहीं आया था टॉपिक पढ़ाने में, उसका प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ठीक है, बट हमको लोग कोलॉइड और हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस गैस इन मिक्सचर, सॉलिड कोलॉइड को क्या बोलते हैं? पता नहीं तो आपको जो ये थे ना, एक एनसीईआरटी बुक में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ 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 इंटरनेट पे हाँ, सर्च किया तो सॉलिड फोम मिला था, जबकि एक में सॉलिड, एक में फोम लिखा हुआ है, एक में सॉलिड सोल लिखा हुआ है। अब ठीक है, क्या बोले उसमें, इसलिए हमको कंफ्यूजिंग लगता है टॉपिक, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए हम दिमाग में नहीं लगाना चाहते उस चीज में, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता टॉपिक को देखने का। मैं हाँ एग्जाम से 2 घंटे पहले टेबल रट के जाता था। नहीं, करना पड़ेगा कुछ टॉपिक के लिए, करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक है ऐसा जो करना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि उसको हम ढंग से अगर रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें, लेकिन मतलब पता नहीं, बहुत इरिटेटिंग टाइप का टॉपिक लगता है। कौन टॉपिक सर? सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक, वो एक टॉपिक है, मतलब जैसे डी एंड एफ ब्लॉक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक मतलब उसमें रटना है, प्योरली रटना है सब कुछ, तो समझ में आता है कि अच्छा रटना है। सरफेस केमिस्ट्री में रटना भी है, समझना भी है, समझ के रटना है, पता ही नहीं चलता कि इसको रटना है केवल, कि इसको समझना है केवल, वो एक सिंगल टॉपिक है जिसको हमको देखने का मन नहीं करता, बाकी सारे टॉपिक को हमको पलट के कभी कोई पढ़ने का मन करता है, वो उस एक टॉपिक को हाइड्रोजन तक पढ़ने का मन करता है, बट उस एक टॉपिक को इतना अजीब टाइप को उसमें चीजें दे रखी है कि हमको लगता है कि अरे यार हटाओ। और सबसे बड़ी चीज क्या ज्यादा है, एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन यार, जैसे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जैसे सोल का बोलेंगे तो 10⁻⁻ इतना से इतना तक का साइज रहेगा तब, अरे यार 10⁻⁶ है कि 5 है कि मिलीमीटर है कि माइक्रोमीटर है, बट हटाओ, नहीं देखेंगे इस चीज को, तो वो मतलब वो हमको पता नहीं क्यों टॉपिक पसंद नहीं आता, बट ठीक है, कभी पढ़ के तो रखेंगे ही, ताकि कोई अगर तुम में से कोई सवाल पूछे तो हम जवाब दे पाए, हम पढ़ लेंगे उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोगों के टॉपिक खत्म होने से पहले हम पढ़ लेंगे। थर्सडे को मेरा एक क्लास है केमिस्ट्री का, ठीक है, हम थर्सडे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आराम से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम एक लेक्चर भेज देंगे, उस लेक्चर वाले पार्ट को तुम लोग को एक बार देख लेना है, उस लेक्चर वाले पार्ट को ट्राई करके देखना है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा के देख लेना, और उसके अलावा फिर उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक बार सॉल्व कर लेना, अगर तुमको कोई चीज़ पहले से मालूम होगी तो वो भी करने की जरूरत नहीं, बट अद्वय तुम तो कर ही रखा है, प्रियांश और आदित्य तुम दोनों को तो वो पूरा का पूरा लेक्चर देखना ही होगा, वो पूरा लेक्चर देखेंगे तो मान के चलो कि तुम्हारा 10th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड 60% खत्म हो गया, फिर बाकी बचा 40%, वो 4 रिएक्शंस हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ बचेगा नहीं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए क्लास एंड करते हैं। गैसेस स्टेट का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करो, जिसमें तुम अपना सिंगेज वाला बुक भी पूरा कंप्लीट करो। अगर तुमको सिंगेज वाला बुक कंप्लीट करने के बाद अलग से डाउट क्लास लगाना होगा केमिस्ट्री का, तो तुम्हारे हिसाब से तुमको जब फुर्सत मिलता हो सुबह के टाइम पे, मतलब 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, कभी भी तुमको अगर डाउट सेशन लेना होगा केमिस्ट्री का सिंगेज वाले बुक से या फिर तुम्हारे बुकलेट से, तो तुम आराम से डाउट क्लास ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चंस को एक एक करके पहले बुकलेट सॉल्व करो, फिर सिंगेज वाले बुक को सॉल्व करना है, बट वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है सर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सॉल्व कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तुम्हारा बाकी रह गया है, उसको भी सिंगेज वाले बुक से सॉल्व कर लेने का है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए थैंक इतना यू ही। सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।